विभिन्न देशों में जहां भारतीय बसे हुए हैं वहां पर ये कार्रवाई अक्सर होती रहती है। यूके में भी लगातार हो रही है। ब्रिटेन से भारत के बहुत सारे लोग लगातार भेजे जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उनकी शक्ल दिखाई जाए, उनके पैरों में बेड़ियां डाली जाएं, उनके हाथ में हथकड़ी डाली जाए और ये सब की तस्वीर बनाई जाए, वीडियो बनाया जाए और उसको इंटरनेशनली फैलाया जाए। सभी सरकारों को पता था कि लोग गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं। आप देखिए 7 लाख लोग जो वहाँ गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, ऐसा नहीं अमेरिकी सरकार को नहीं पता था, उनको एक एक आदमी, वो इकोनॉमी का हिस्सा है। वो इकोनॉमी का हिस्सा है, इकोनॉमी चल रही है। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है सर, ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। उन्होंने उनका चेहरा दिखाया, वो वहाँ चोरी नहीं कर रहे थे ये लोग वहाँ पर उनके कागज पूरे नहीं थे या कागज जब तक के थे उससे ज्यादा ओवर स्टे किया इन्होंने। सब जगह ये मांग हो रही है, सब जगह सरकारें ये थोप रही हैं कि भाई ये तो जो भी आपकी समस्या है सब प्रवासियों की वजह से, अप्रवासियों की वजह से, इमिग्रेंट्स की वजह से। किसी को तो टारगेट पे लेंगे ना, किसी को तो स्केयर क्रो बनाएंगे ना, तो उनको स्केयर क्रो बना रहे हैं, उनको बता रहे हैं, अपनी जनता को बता रहे हैं कि भाई आपकी तो समस्या है। भारत सरकार बता रही है कि बांग्लादेशियों की वजह से, रोहिंग्याज की वजह से है। वहां सरकार बता रही है कि भारतीयों की वजह से। मजे की बात है कि जो भारतीय यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्याज को बाहर निकालना चाह रहे हैं तो वही वहां निकाले जा रहे हैं, तब टसुए बहा रहे हैं। जब वहां से निकाले जा रहे हैं तब आंसू बहा रहे हैं। सबसे खतरनाक कम्युनिटी जिसको पोस्ट किया जा रहा है रोहिंग्याज को, आप हैरान हो जाएंगे सुन करके कि उनके खिलाफ, किसी भी रोहिंग्या के खिलाफ भारत में एक भी FIR नहीं है। एक बाकायदा सोची समझी साजिश चल रही है, एक मुहिम चल रही है। ऐसा नहीं है कि उनको खदेड़ना चाहते हैं, भी मैं आपको बताऊं, दुनिया भर की इकोनॉमी आज इन आप्रवासियों के दम पे चल रही है। खदेड़ना नहीं चाहते उनको, ये सिर्फ एक हवा खड़ा करना चाहते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो मुसीबतें हैं वो सरकारों की वजह से नहीं है, आपकी मुसीबतें अडानी और अंबानी की वजह से नहीं है, आपकी मुसीबतें तो उस रोहिंग्या की वजह से जो रिक्शा चला रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है, सबसे बड़े डेट अमेरिका के ऊपर है। और डेट किसके हैं? चाइना के। कुल जो व्यापार अमेरिका का भारत के साथ है वो $190 बिलियन का है, उसमें से $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको हम 2 तरह से पूरा करेंगे। एक तो हम ट्रेड इम्बैलेंस है उसको खत्म करेंगे, मतलब आपको हमसे सामान खरीदना ही खरीदना है, आप चाहें या ना चाहें। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो हम अमेरिकन मार्केट में आपकी एक्सेस ही बंद कर देंगे। ये धमकी बहुत बढ़िया तरह से उनकी काम कर रही है, क्योंकि $190 बिलियन का जो ट्रेड है उसको खत्म करने का भारत रिस्क नहीं ले सकता। पर्दे के पीछे इनकी सौदेबाजी होती है कि भाई अडानी को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना है तो उसके बदले में गवर्नमेंट आपको ये दे देगी, यहाँ हम इतना परचेज कर लेंगे आपसे, डिफेंस का इतना परचेज कर लेंगे, इसमें अडानी जी का इतना हिस्सा होगा। ये बात तय हो गई है कि अमेरिका से ये तेल, गैस और डिफेंस का सामान खरीदेंगे, इसके ऊपर मोहर लग, उनके रेट्स पर खरीदेंगे, उनके रेट्स पे खरीदेंगे। इनको सस्ता तेल मिल रहा है, ईरान से मिल रहा है, रूस से मिल रहा है, वो नहीं लेंगे। अमेरिका से महंगा तेल खरीदेंगे, महंगा तेल खरीदेंगे जिसमें आपका मेरा पैसा जाएगा, उसका जो लाभ मिलेगा, उसका जो फायदा मिलेगा वो अडानी जी को मिलेगा। और वो ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप खरीदें या ना खरीदें। ये तो सीधा सीधा बाजू मरोड़ रहे हैं। अब ये ब्लैकमेल ही था। ये जो यहाँ अमृतसर में फौजी विमान भेजा और चेन करके भेजा, तो उन्होंने बता दिया कि देखो हम ऐसी कार्रवाइयां भी कर सकते हैं जिससे आपकी जमीन पे कोहराम मच जाएगा, जनता आपके खिलाफ हो जाएगी। हम ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं, आपकी सरकार को गिरा सकते हैं, तो आ जाओ और आकर के यहाँ हमारे साथ बैठ के नेगोशिएट करो। अभी मोदी साहब ने कहा कि वी आर डेमोक्रेसी और हम तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। मोदी साहब तो एक, जैसे मैं कहूँगा कि सांप की तरह से वो 2 जुबान में बात कर, एक ही साथ एक बात कहेंगे, एक ही साथ दूसरी बात कहेंगे। एक ही साथ कहेंगे कि हम लोगों को कपड़े से पहचान लेते हैं, वेशभूषा से पहचान लेते हैं, दूसरी तरफ कहेंगे नहीं नहीं हम तो सबके लिए हैं और सबका साथ सबका विकास। वो 2 ज़बान में बात करते हैं। और ये उन्हीं की बात नहीं है, दुनिया में जितने भी फांसीवाद के नेता हुए हैं, आप हिटलर को लें, मुसोलिनी को लें, वो सभी इस तरह से 2 ज़बान में बात करते हैं, जिससे जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। जनता को यही ना पता चले कि हो क्या रहा है, कौन क्या कह रहा है। कुछ तो वजह है कि भारत को ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, और बाहर निकल के तो बहुत ज्यादा इस बात का लिहाज रखा जाता है कि बुद्ध की धरती, महात्मा गांधी की धरती बताया जाए, कहीं से भी गोडसे सावरकर की धरती ना लगे। हिंदू राष्ट्र कहने से कुछ नहीं होगा, उसका एसेंस जो है वो तो अडानी राष्ट्र ही रहेगा ना। आज भारत को आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें तो वो तो हो गया, फिर तो आपका वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं। फिर जनता का ध्यान कहाँ जाएगा? फिर जनता का ध्यान बेरोजगारी पे जाएगा, महंगाई पे जाएगा, फिर उसके एसेंस पे जाएगा हिंदू राष्ट्र के। तो वो भी ये नहीं चाहते कि उसके तुरंत ही ये तो आज आपने हिंदू राष्ट्र घोषित किया, ये तो कल से ही एजेंडा शुरू हो जाएगा ना। लोग कहेंगे कि भाई ठीक है अब तो हिंदू राष्ट्र बन गया, अब बताओ बेरोजगारी कैसे हल होगी।
राजेश त्यागी साहब, देश में अमेरिका से कुछ लोग वापस आए हैं और उनकी वापसी नहीं हुई, उनको भगाया गया है। विभिन्न देशों में जहां भारतीय बसे हुए हैं वहां पर ये कार्रवाई अक्सर होती रहती है। यूके में भी लगातार हो रही है। ब्रिटेन से भारत के बहुत सारे लोग लगातार भेजे जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उनकी शक्ल दिखाई जाए, उनके पैरों में बेड़ियां डाली जाएं, उनके हाथ में हथकड़ी डाली जाए और ये सब की तस्वीर बनाई जाए, वीडियो बनाया जाए और उसको इंटरनेशनली फैलाया जाए। ये जो एक तमाशा, ये जो एक स्पेक्टेकल खड़ा किया गया है भारत की छवि को ख़राब करने के लिए और जो वो लोग हैं उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए, ये बिल्कुल नई बात हुई है और ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने की है, जिनको कि अपना दोस्त कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ये डिपोर्टेशन सिर्फ डिपोर्टेशन है या किसी और तरह की मैसेजिंग है इसमें? आपको क्या लगता है? देखिए, ट्रंप साहब ने अपने सत्ता में आने से पहले ही उन्होंने मुहिम शुरू की थी और उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि दुनिया में कोई भी उनका दोस्त या दुश्मन नहीं है। वो सिर्फ बिजनेस के लिए काम करेंगे और व्यावसायिक रिश्ते रखेंगे। और आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ 7 लाख से ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स हैं सिर्फ इंडिया से, सिर्फ भारत से। उन सभी को निकालना वहाँ से संभव भी नहीं है और वो इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं है, आर्थिक तौर पे भी उनके लिए संभव नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ 20,000 लोगों को उन्होंने लिस्ट बनाई है, सेलेक्ट किया है और उनमें से भी बताया जा रहा है कि सिर्फ 2,000 लोग ऐसे होंगे, बाकी लोगों को नोटिस दे करके छोड़ेंगे। 2,000 लोग ऐसे होंगे जिनको वो इस तरह का तमाशा जारी रखेंगे। आगे हो सकता है कि उनको चेन ना करें, उनको हैंडकफ ना करें, लेकिन ये तमाशा अभी वो जारी रखेंगे और ये एक तरह से दुनिया के अंदर टेरर फैलाने के लिए इस तरह से ये तमाशा किया जा रहा है। और आप देखें इसका वक्त क्या रहा है। जिस समय मोदी जी का दौरा था उससे ठीक 2 दिन पहले उन्होंने ये तमाशा किया ताकि ज़ोरदार तरीके से मोदी जी को ये मैसेज दे दें, भारत को मैसेज दे दें, पूरी दुनिया को मैसेज दे दें कि जो कुछ वो कह रहे थे, जो कुछ ट्रंप कह रहे थे, वो सिर्फ बातें नहीं थी, हवाई बातें नहीं थी, बल्कि वो उसको मटेरियलाइज करने वाले हैं, उसको वो ज़मीन पे उतारने वाले हैं जो कुछ वो चुनाव से पहले कह रहे थे। और आपने देखा कि चुने जाते ही ओवल ऑफिस में सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि उन्होंने जो इमिग्रेंट्स थे वहाँ उनके ऊपर हमला शुरू किया खुल्लम खुल्ला। और अभी उन्होंने कल ही जो है एक ऑर्डर पास किया है, ओवल ऑफिस में उसको साइन किया है, जिसके अंदर उन्होंने अपने तमाम कारिंदों को ये आदेश दिए हैं कि वो लिस्ट बनाना शुरू करें इस तरह के इमिग्रेंट्स की। तो ये पूरा जो तमाशा आप देख रहे हैं ये तो शुरुआत है, यहाँ से शुरुआत है और इसके बाद वहाँ इलीगल डिटेंशन सेंटर्स और इन सब के अंदर लोगों को रखना, उनको इस तरह से डिपोर्ट करना, तो ये सब जारी रहेगा आने वाले समय में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कितने भी अच्छे राजनयिक रिश्ते बना लें अमेरिका से, वो लिहाज नहीं करेगा। वो जब हमारी इज्जत उतारना चाहेगा वो हमें इसी तरह ह्यूमिलिएट कर देगा। यहाँ दरअसल सिर्फ मामला इज्जत उतारने का ही नहीं है, बल्कि वो एक जो मैंने कहा कि जैसा आपने भी कहा शुरू में कि कोई मैसेज देना चाहते हैं वो, और ये वो बहुत ही कड़ा मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं ट्रंप जो हैं। दरअसल वो डरे हुए हैं। अगर आप ठीक से देखें तो ट्रंप खुद डरे हुए हैं। जो आर्थिक संकट जिस तरह का जिसमें अमेरिका इस समय घिरा हुआ है, उससे कैसे अमेरिका को बाहर निकाला जाए। ऐसा नहीं है कि इनसे पहले जो बाइडेन ने ये कोशिश नहीं की, उन्होंने भरसक कोशिश की कि किसी तरह से अमेरिका को इस डेट क्राइसिस से बाहर निकालें, संकट से बाहर निकालें, नहीं निकाल पाए। और नहीं निकाल पाए इसीलिए ट्रंप सत्ता में आए। ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले ये पूरा एक रोड मैप तैयार किया है और इस रोड मैप में मैं कहना चाहूँगा कि उनकी अपनी एक समझ है, जिससे वो समझते हैं कि हम इस तरह से जो है अमेरिका को इस भंवर से, इस संकट से बाहर निकाल लेंगे। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो उनसे एग्री नहीं करते। वो ये समझते हैं कि इससे जिस तरह की लाइन इस समय ट्रंप साहब ले रहे हैं, वो समझते हैं कि इस तरह के उसके ऊपर, पाथ के ऊपर चलते हुए, इस तरह की लाइन के ऊपर चलते हुए वो और बड़े संकट में अमेरिका को ले जाने वाले हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो नेशन स्टेट्स के साथ, दूसरे देशों के साथ ये जो कन्फ्रंटेशन है जिसके अंदर ट्रंप जो है खींच रहे हैं अमेरिका को, अल्टीमेटली इसका जो परिणाम है वो बहुत ख़राब निकलने वाला है। ये नहीं होगा कि वो सबको सबड्यू कर लेंगे, सबको दबा लेंगे और सबके जो है आंखों में आंखें डाल के उनको आतंकित करेंगे। ऐसी भी सरकारें हैं जो उनके खिलाफ खड़ी होंगी और ये हो सकता है, बहुत हद तक संभव है ये क्या ये हम कि कर भारत सकते हैं? सरकार भी उसके खिलाफ जो है खड़ी हो
हो सकता है कि क्योंकि यहाँ जो समीकरण इस समय बन रहे हैं एशिया के अंदर, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक दूसरा ध्रुव खड़ा हो रहा है रूस और चीन के नेतृत्व में, तो ये हो सकता है कि यहाँ जो है भारत जो है इस दूसरे ध्रुव के साथ जाए। हालांकि अब ट्रंप साहब के आने के बाद जो अमेरिका के समीकरण हैं, उनके दोस्ती दुश्मनी के समीकरण है वो भी बदल रहे हैं। रशिया के आपने साथ। देखा, हाँ आपने देखा कि पुतिन साहब की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया है, और जेलेंस्की की जो ये ऑफर थी कि आप मिनरल्स ले लें और हमारी मदद करें, यूक्रेन के मिनरल्स ले लें हमारी मदद करें, उसको उन्होंने कोल्ड शोल्डर दिया है। और पुतिन के साथ वो दरअसल यूक्रेन को शेयर करना चाहते हैं, यूक्रेन की बंदरबांट करना चाहते हैं पुतिन के साथ। तो वो कोशिश ये करेंगे कि किसी तरह से जो बड़ी ताकतें हैं, खासतौर से रशिया, अभी मैं चाइना के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हालांकि चाइना के लिए भी उनकी नीति यही रहेगी, लेकिन रशिया के साथ खासतौर से वो ये चाहेंगे कि उसके साथ कुछ सुलह मसालत हो जाए और कुछ बंदर बांट हो जाए, कि रशिया जो है वो मिडल ईस्ट से पीछे हट जाए और यूक्रेन रशिया ले ले, या यूक्रेन का कुछ हिस्सा वहाँ मिनरल्स कुछ अमेरिका के हवाले कर दे। वो मैं नहीं कह सकता कि अभी किस तरह से ये टेबल के ऊपर उनका सेटल होगा, लेकिन वो इस कोशिश में है। सवाल ये है कि इस तरह की कोशिश में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कीव पे हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कीव पे भी इस तरह की कोशिशें हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे तो बहुत ज्यादा कोशिशें एग्रेसिव हुई थी। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1934 में अमेरिका ने बाकायदा एक एक्ट पास किया था इसी तरह से, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम अलग अलग देशों से नेगोशिएट कर सकते हैं टैरिफ्स को। तो ये जो कोशिश इस समय हो रही है, ये मनोगत रूप से इनकी जो कोशिश है ये ठीक है, अपनी जगह है, ये समझ रहे हैं कि हम इस तरह से करके दुनिया को मैनेज कर लेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता इतिहास के दृष्टिकोण से, आर्थिकता के दृष्टिकोण से, इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से कि ये कोशिश लंबे समय चल सकती है, कुछ साल भी चल सकती है, बहुत लंबे समय नहीं, मैं दशकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ सालों और कुछ महीनों की। ये जो प्रोजेक्ट है ट्रंप साहब का, ये फेल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का अभी आप देख रहे हैं, जिस तरह का ये एक घर्षण पैदा हो रहा है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है और कोई दुश्मन नहीं है, और मैं तो सबके खिलाफ जो है जो टैरिफ बैरियर्स हैं वो लगाऊंगा और देशों को मजबूर करूंगा कि वो अपने टैरिफ बैरियर्स को जो है डाउन करें। तो इससे सिर्फ ये चाइना के खिलाफ नहीं है, ये समझा जा रहा था कि वो चाइना के खिलाफ करेंगे ये काम, ये सबके खिलाफ है। तो आप देखिए कि इससे उनका विरोध कितना होगा दुनिया के अंदर। मैं टैरिफ पर पूरी तरह से एक सवाल है मेरे पास, वो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले इस बारे में बात करते हैं कि डिपोर्टेशन में ही जो दूसरे मुल्क हैं, खासकर कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे भी डिपोर्ट कर रहे हैं लगातार, लेकिन इन्होंने ह्यूमिलिएट नहीं किया था, शक्लें नहीं दिखाई थी, बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ नहीं दिखाई थी, इन्होंने नहीं दिखाया था कि हम मालवाहक या सेना के जहाज़ से हम भेज रहे हैं और आप चाहें या ना चाहें हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, हम भेज ही देंगे। अमेरिका ने ये किया कि लोगों को इनाम भी दिया है कि अगर कोई ऐसे प्रवासी को बताता है उनके बारे में तो $1000 का इनाम भी सुना है दिया गया है। ऐसे में जो बाकी के देश हैं, खासकर कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया, द वाइट वर्ल्ड, वहाँ से क्या आपको लगता है अभी भारत के और लोग इसी एग्रेसिव तौर तरीके से वापस भेजे जाएंगे, या सिर्फ ये अमेरिका में ट्रंप का फुटमार्क है? मैं आपको बहुत ही मज़ेदार बात बताता हूँ कि ये तो अभी अमेरिका के अंदर तो जो हो रहा है ये हम सब देख ही रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से चेन करके लोगों को भेजा है अमृतसर में बाकायदा, और जानबूझ के उसको एक फ़ौजी विमान के साथ जो है भेजा है पूरा तमाशा बनाने के लिए। लेकिन इसके साथ ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने, भारत में सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा है कि इनको जो है, जो असम के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशी रह रहे हैं, इनको निकालिए यहाँ से। और आपने इतना लंबा समय लगा दिया, आपने क्यों नहीं निकाला इनको? सरकारों की खिंचाई की है कि इनको बांग्लादेशियों को यहाँ से निकालिए। और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था हमें लिस्ट दीजिए, हमारे जितने लोग आपके यहाँ रह रहे हैं हम उन्हें वापस लेंगे। ये बात बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑफिशियली भारत सरकार से कही थी। तब अमित शाह साहब के डिपार्टमेंट ने उनको कोई माकूल जवाब नहीं दिया कि हम भेजेंगे, कितने लोगों को भेजेंगे। तो यहाँ तो एक ही तरीका है कि अगर आपके पास कागज़ नहीं है, वो CA NRC का तरीका है, अगर कागज़ नहीं है
तो ही भेजेंगे, तो मानेंगे कि ये भारत के नहीं हैं। अब बहुत से भारतीय भी ऐसे होंगे जिनके पास कागज़ नहीं है, लेकिन वहाँ तो बायोमेट्रिक काम कर रहा है ना, अमेरिका और यूएस और यूके में। तो वहाँ तो बायोमेट्रिक में सब कुछ दर्ज, अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है। हमारे यहाँ जो जिनको ये बार-बार बोगी खड़ी की जाती है, ये वो लोग नहीं हैं जो अभी 2 दिन पहले आ गए। बायोमेट्रिक जिनका होगा, ये वो लोग नहीं हैं। हमारा तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा और पूरी तरह से प्रेरित होगा राजनीति से, ठीक है। लेकिन ये जो भारतीयों के साथ हो रहा है, ये एक दूसरी तरह का एक स्टेटमेंट है। तो भारत के इन सभी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते थे, खासकर ट्रंप के साथ मोदी साहब के बहुत अच्छे रिश्ते थे। ऐसे में क्या ये खतरा बन रहा है कि बाकी के मुल्क भी यही अनादर दिखाते हुए, ह्यूमिलेट करते हुए? दरअसल ये अनादर मैं नहीं कहूंगा इसको, ये इन देशों की एक मजबूरी बन रही है जो ये ह्यूमन संकट राइट्स आया। वायलेशन है सर, ये बिल्कुल। ह्यूमन राइट वायलेशन है। बिल्कुल। उन्होंने उनका चेहरा दिखाया, वो वहाँ चोरी नहीं कर रहे थे ये लोग। जी। ये लोग वहाँ पर उनके कागज पूरे नहीं थे, या कागज जब तक के थे उससे ज्यादा ओवर स्टे किया इन्होंने, ठीक है। लेकिन उनके चेहरे दिखाए गए, उन नौजवानों को स्टिग्मेटाइज किया गया। जी, अभी जिन लोगों को इन्होंने डिपोर्ट किया ये वो लोग हैं जो वहाँ घुसने की कोशिश कर रहे थे मैक्सिको की तरफ से, और इसके बाद इनकी जो योजना है वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको भी डिपोर्ट करने की है। और अब देखिए, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो डिपोर्टेशन का कोई मामला नहीं था। 10-15 साल पहले कोई ऐसे डिपोर्टेशन का मामला नहीं था। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता था कि किसी ने कोई क्राइम कर दिया, कोई पकड़ा गया तो उसका डिपोर्टेशन हो जाता था, उसका पता चल गया कि यहाँ गैरकानूनी तौर पे रह रहा है, और सभी सरकारों को पता था कि लोग गैरकानूनी तौर पे रह रहे हैं। आप देखिए 7 लाख लोग जो वहाँ गैरकानूनी तौर पे रह रहे हैं, ऐसा नहीं अमेरिकी सरकार को नहीं पता था, उनको एक एक आदमी वो इकोनॉमी का हिस्सा है, लेकिन वो इकोनॉमी का हिस्सा है, इकोनॉमी चल रही है। लेकिन अब दूसरा मामला बन गया। अब पिछले कुछ सालों से ये जो मामला है ये दूसरा हो गया। संकट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और संकट के बढ़ने से रोजगार का संकट बहुत बड़ा संकट बन रहा है इन देशों के अंदर। और उसके साथ जो सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि जो राजनीतिक प्रवृत्तियां हैं वो मजबूत हो रही हैं। सब जगह ये मांग हो रही है, सब जगह सरकारें ये थोप रही हैं कि भाई ये तो जो भी आपकी समस्या है सब प्रवासियों की वजह से, अप्रवासियों की वजह से, इमिग्रेंट्स की वजह से। किसी को तो टारगेट पे लेंगे ना, किसी को तो स्केयर क्रो बनाएंगे ना, तो उनको स्केयर क्रो बना रहे हैं, उनको बता रहे हैं, अपनी जनता को बता रहे हैं कि भाई आपकी तो समस्या है। भारत सरकार बता रही है कि बांग्लादेशियों की वजह से, रोहिंग्याज की वजह से है। वहाँ सरकार बता रही है कि भारतीयों की वजह से है। मज़े की बात है कि जो भारतीय यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्याज को बाहर निकालना चाह रहे हैं तो वही वहाँ निकाले जा रहे हैं, तब टसुए बहा रहे हैं। जब वहाँ से निकाले जा रहे हैं तब आंसू बहा रहे हैं, और यहाँ वही मांग कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि ये प्रवृत्ति कि लोगों को बाहर निकालो ये पनप रही है, और अपने अपने घरोंदों में सब लोग जो हैं उनको बंद करना चाह रहे हैं। ये प्रवृत्ति अगर आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ईव पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ईव पे इसी तरह से पनपी। जैसे जैसे संकट पनपता है, जब कहते हैं कि आखानंदी होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, तब ये प्रवृत्तियां नहीं सामने आती। तब सब लोग आराम से अपना काम कर रहे होते हैं, उसमें योगदान दे रहे होते हैं इकोनॉमी में, और बड़ा अच्छा लग रहा होता है। बांग्लादेश के जो लेबरर्स हैं वो यहाँ सस्ते में मिल जाते हैं, आपको घर में काम करने के लिए जो है औरतें मिल जाती हैं, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, तो तब बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे संकट बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से संकट है, नहीं, सरकारें इनके ऊपर थोपती हैं, सरकारें जनता को ये समझाती हैं, और फिर जनता के बीच से इको आने लगती है। मुझे बताइए इनकी वजह से संकट क्यों नहीं है? आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये जो बांग्लादेशी मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, घरों में महिलाएं काम कर रही हैं, इनकी वजह से संकट नहीं है। तो इनकी वजह से संकट तो है, क्योंकि ये हमारी धरती पर हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा बिजली, पानी, खाद्य, रसद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आप इनको संकट मानते हैं? देखिए, एक बड़ी मज़ेदार बात है। आप एक तरफ तो भूमंडलीकरण की बात कर रहे हैं, है ना, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सार्वभौमिकता की बात कर रहे हैं। अभी भी जब मोदी जी से पूछा गया वहाँ, तो मोदी जी से पूछा गया कि आपने क्या ट्रंप साहब से अडानी के बारे में बात की, तो उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम से बात शुरू की। एक तरफ तो आप पूरी वसुधा को अपना कुटुंब बता रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हम और तुम कर रहे हैं, हमारा और तुम्हारा कर रहे हैं, है ना। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम ये समझते हैं कि ये जो बैरिकेडिंग है दुनिया में, ये खत्म होनी चाहिए। कौन सी बैरिकेडिंग? ये जो बैरिकेडिंग है सीमाओं की, नेशन स्टेट्स की, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ये खत्म होने चाहिए। लोगों को पूरी खुली आज़ादी होनी चाहिए, वो जहाँ भी रहना चाहें, बसना चाहें, बस सकें, रह सकें, जिस तरह से देश की सीमाओं में होता है
कि आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। हालांकि इन्होंने तो वहाँ भी बैरिकेडिंग की हुई है, वहाँ भी डोमिसाइल मांगते हैं कि आप डोमिसाइल दिखाइए। अभी बहुत सारे मामले मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, जिसमें ये कह रहे हैं कि आप अगर दूसरे स्टेट से आए हैं, आप ओबीसी हैं, SC ST हैं, तो आपको यहाँ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बहुत सारे सैकड़ों पिटिशन पड़ी हुई हैं, तो यहाँ भी बैरिकेडिंग की हुई है, हर जगह बैरिकेडिंग कर रहे हैं। तो ये जो इंटरनेशनल बैरिकेडिंग है ये खत्म होनी चाहिए। ये आप तो ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं होना चाहिए, या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, तो वो लोग यहाँ आकर के बम फोड़ेंगे फिर? सबसे देखिए, ये जो मामला फैलाया जा रहा है, मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। सबसे खतरनाक कम्युनिटी जिसको पोस्ट किया जा रहा है, रोहिंग्यास को, आप हैरान हो जाएंगे सुन करके कि उनके खिलाफ, किसी भी रोहिंग्या के खिलाफ भारत में एक भी FIR नहीं है। एक भी FIR नहीं है। लेकिन सुना है क्राइम जब होता है तो यही कहा जाता है कि हमारे पड़ोस में रोहिंग्या रहते हैं, तो वो पड़ोसी शोर मचाते हैं कि रोहिंग्या रहते हैं, और ये एक भी रोहिंग्या के खिलाफ भारत में कोई FIR नहीं। आप बड़े लॉयर हैं, इसलिए मैं आपकी इस बात को कबूल कर रही हूँ, लेकिन ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, लेकिन सही है। अगर आप खुद लीगल फील्ड से नहीं होते तो मुझे लगता है कि ऐसे ही कह रहे हैं जी। तो कोई FIR नहीं है। ये सब पूरी दुनिया में, जैसा मैंने कहा कि आप्रवासियों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, अमेरिका से लेकर के भारत तक एक बाकायदा सोची समझी साजिश चल रही है, एक मुहिम चल रही है। ऐसा नहीं है कि उनको खदेड़ना चाहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, दुनिया भर की इकोनॉमी आज इन आप्रवासियों के दम पे चल रही है। खदेड़ना नहीं चाहते उनको, ये सिर्फ एक हवा खड़ा करना चाहते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो मुसीबतें हैं वो सरकारों की वजह से नहीं है, आपकी मुसीबतें अडानी और अंबानी की वजह से नहीं है, आपकी मुसीबतें तो उस रोहिंग्या की वजह से जो रिक्शा चला रहा है। तो ये जो एक प्रचार, दुष्प्रचार मैं कहूँगा, ये भारत में ही नहीं है सिर्फ, ये पूरी दुनिया के अंदर है। इसी तरह से श्रीलंका जैसे देश में आप देखिए, वहाँ तमिल्स के खिलाफ है, वहाँ तमिल्स को जो है वहाँ से धकेलने की बात हो रही है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दावा करते हैं कि हम सबसे शांति प्रिय लोग हैं, बुद्धिस्ट्स हैं, वो ये सब कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से बर्मा के अंदर देखिए क्या हो रहा है, वहाँ यही हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर, मतलब छोटे बड़े देश की बात नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बड़े देश हैं, अमीर देश है, वही कर रहे हैं। तमाम देशों में प्रवृत्ति पनप रही है। ये क्राइसिस क्या है? इस क्राइसिस का क्या नाम दें हम? इसको हम एक वैश्विक संकट कह सकते हैं, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस कह सकते हैं। और ये उसी तरह का क्राइसिस है, जैसा मैंने कहा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले पनप रहा था, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है वॉर्स हुई थी, युद्ध हुए थे। तो ये उसी तरह का बिल्कुल क्राइसिस है। ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है। अब जो ये ट्रंप साहब सोच रहे हैं कि हम यूक्रेन में वॉर को बंद कर देंगे, हम गजा में वॉर को बंद कर देंगे, ऐसे ही सोच रहे हैं कि हमारी ये नया रोड मैप है जिससे हम पुतिन को पटा लेंगे, पुतिन के साथ समझौता कर लेंगे और मिल करके जो है यूक्रेन को बांट लें। ये तो कोशिशें अगर आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कम नहीं हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कम नहीं हुई। जो दुनिया के मालिक हैं ये चाहते हैं कि युद्ध जो है किसी तरह से टल जाए। ऐसा नहीं है कि युद्ध पे आमादा हैं, युद्ध टल जाए, लेकिन ये तो चाहते हैं कि युद्ध टल जाए, लेकिन युद्ध नहीं चाहता कि वो टल जाए। युद्ध इनको ढूंढ रहा है, वॉर इनको ढूंढ रही है। मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो नया रोड मैप ट्रंप साहब तैयार कर रहे हैं, उनके अपने मन में वो सोच रहे हैं कि हम जो है अब कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए यहाँ जो है शांति स्थापित कर दें। जैसे उन्होंने कहा भी, अपने चुनावी वादों में भी कहा कि मैं सत्ता में आते ही गजा में युद्ध बंद कर दूंगा, यूक्रेन में युद्ध बंद कर दूंगा। हो सकता है वक्ती तौर पे यूक्रेन में युद्ध बंद हो जाए, लेकिन ये और भी ज़्यादा ताकत के साथ जो है ये क्राइसिस जो है ये लावे की तरह से बाहर आएगा और नए ज्वालामुखी जो हैं वो इसके लिए तैयार होंगे। कुछ इस तरह का माहौल बन रहा है, लग रहा है कि अगर रशिया को चुप कराना है गाज़ा पर, तो उनको थोड़ा सा यूक्रेन दे दिया जाए और यूक्रेन की इसकी बंदरबाट करके गज़ा पर चुप करा लिया जाए, इजराइल को गज़ा दे दिया जाए। ये अमेरिका का कुछ इस तरह का लग रहा है। लेकिन हम इस पर भी आते हैं, दोबारा आएंगे। टैरिफ का सवाल जो भारत में, खासकर भारत के लिए ट्रंप साहब ने साफ कहा कि हमारा जो व्यापार होगा वो इन शर्तों पर होगा। टैरिफ में 25% की कटौती की बात उन्होंने खुद ही कह दी। वो हमारी स्टेट पॉलिसी में है या नहीं है वो अलग चीज़ है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। ऐसे में अगर विदेशी कंपनियां यहाँ आकर के मैन्युफैक्चर कर रही हैं और उनकी ड्यूटीज़ भी कम की जा रही हैं, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहाँ जाएगा? और ये जो टैरिफ का 25% का कट है, क्या ये एक्चुअलाइज हो जाएगा? वो भारत को मजबूर कर देंगे? देखिए, इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है, इस समय
अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है, अगर मैं उसकी बात करूं, जिसको लेकर के ट्रम्प साहब बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, और अगर आप देखें उनके प्रोग्राम का जो कोर एस्पेक्ट है वो ये ट्रेड डेफिसिट है। अमेरिका इस समय $1 ट्रिलियन के ट्रेड डेफिसिट में है। दुनिया के साथ उसका जो ट्रेड डेफिसिट है, पूरी दुनिया के साथ, वो $1 ट्रिलियन का है, जिसमें से $50 बिलियन का आपके साथ भी ट्रेड डेफिसिट है उनका। कुल जो व्यापार अमेरिका का भारत के साथ है वो $190 बिलियन का है, उसमें से $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको हम 2 तरह से पूरा करेंगे। एक तो हम जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको ख़त्म करेंगे, मतलब आपको हमसे सामान खरीदना ही खरीदना है, आप चाहें या ना चाहें। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो हम अमेरिकन मार्केट में आपकी एक्सेस ही बंद कर देंगे। ये बात मीडिया ने बहुत उसके साथ शाया नहीं की है, लेकिन ये एक एस्पेक्ट है उसका। वो एक धमकी ये भी दे रहे हैं साथ में, ये नहीं कि हम सिर्फ आपके टैरिफ्स बढ़ा देंगे, साथ में ये भी है कि हम आपकी एक्सेस ही बंद कर देंगे अमेरिकन मार्केट्स में। ये धमकी बहुत बढ़िया तरह से उनकी काम कर रही है, क्योंकि $190 बिलियन का जो ट्रेड है उसको ख़त्म करने का भारत रिस्क नहीं ले सकता। इनका बहुत बड़ा मार्केट है, खासतौर से आईटी और फार्मा का जो मार्केट है अमेरिका के अंदर। तो भारत की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा अगर ट्रंप जो हैं इनकी एक्सेस बंद कर दें अमेरिकन मार्केट्स में। तो ये बात बिल्कुल खुल कर के सामने आ रही है कि ट्रंप साहब का जो ये रोड मैप है ये इन देशों के लिए एक तरह से फांसी का फंदा है, और वो खुल करके इस बात को कह भी रहे हैं। लेकिन उनके अपने लिए क्या है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उनके अपने लिए क्या है, वो कह रहे हैं कि हम टैरिफ बैरियर को ऊंचा कर देंगे अमेरिका में। तो ठीक है, आप टैरिफ बैरियर को ऊंचा कर देंगे, उसका परिणाम क्या होगा कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं, मान लीजिए फार्मा गुड्स को मैं ले लेता हूँ, आईटी गुड्स को ले लेता हूँ, या स्टील को ले लेता हूँ, ये जो गुड्स हैं ये अमेरिकन कंज्यूमर को, जो एंड कंज्यूमर है, उसको महंगे मिलेंगे। तो पहला हमला वो कहाँ कर रहे हैं, वो भारत पे नहीं है, कंज्यूमर पे है, अमेरिका के कंज्यूमर पे है। अब सवाल ये है कि अमेरिका की जो वर्किंग क्लास है, अमेरिका की जो जनता है, आम मेहनत कश जनता है, क्या वो ट्रंप साहब के इन टैरिफ बैरियर्स को, है ना, ये जो एस्केलेट करेंगे उसको, क्या वो इसके लिए तैयार है, क्या वो इसको करने देगी? तो मामला सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ अमेरिका का क्लैश जो है चाइना के साथ या भारत के साथ या जापान के साथ, जापान भी उनके निशाने पे खास तौर से इनके साथ होगा, बल्कि उनको सबसे पहले तो अमेरिका की जनता से निपटना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा उनके खिलाफ मैं समझता हूँ कि स्प्रिंग बोर्ड है रेजिस्टेंस के लिए। और वहाँ से रेजिस्टेंस, वहाँ से प्रतिरोध आएगा ही आएगा, और ये ट्रंप साहब को पता है। और इसलिए वो इसको, जो हम समझते हैं कि सिर्फ धमकी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, ओके, सिर्फ इसको धमकी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। हमें नहीं लगता किसी भी तरह से वो ट्रेड बैरियर्स को, टैरिफ बैरियर्स को ऊपर ले जाएंगे। ये दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, मैं कहना चाहूँगा कि एक नया दौर हमें दिखाई दे रहा है जिसमें ट्रंप ने दुनिया के खिलाफ, पूरी दुनिया के खिलाफ एक साथ, ऐसा पहले नहीं हुआ था। हालांकि उनकी पिछली टर्म में उनके जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो उनको सलाह दे रहे थे कि आप ये शुरुआत कीजिए, नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने पूरी दुनिया के खिलाफ, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि किसी देश ने एक ट्रेड वॉर छेड़ दी है। अब तक हम ट्रेड वॉर सुनते थे, तो जो ट्रेड वॉर्स हैं वो देशों के बीच में हुआ करती थी, और अभी भी ऐसा लग रहा था कि शायद उनके सत्ता में आने के बाद अमेरिका जो है चाइना के खिलाफ एक ट्रेड वॉर छेड़ेगा। चाइना को पीछे रख दिया उन्होंने। बहुत ही मजे की बात है, वो कह रहे हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा लूट हमारे एलाइज कर रहे हैं, और ये बात वो गलत भी नहीं कह रहे हैं। पीछे इतने लंबे समय में अमेरिका का जो ट्रेड बैलेंस है दुनिया के साथ वो बहुत नीचे चला गया। लेकिन इसमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसमें इग्नोर कर रहा है। वो एस्पेक्ट ये है कि इसके साथ ही, जैसे ही वो ये कहते हैं कि हम नेगोशिएट करेंगे टैरिफ बैरियर्स को, और नॉन टैरिफ बैरियर्स के ऊपर भी वो जा रहे हैं जिनके अंदर तरह तरह की जो एक्सचेंज मैनिपुलेशंस हैं वो सब हैं। तो उनके इस नए रोड मैप से जो सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, अमेरिकी जनता के लिए तो हो रहा है, कमज़ोर देशों के लिए हो रहा है, बैकवर्ड, लेकिन सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है कि जो WTO और गेट एग्रीमेंट्स हैं वो हवा में उड़ा दिए जाएंगे। क्योंकि ये WTO और गेट एग्रीमेंट्स हैं जो इन कंट्रीज़ को, जो डिसएडवांटेजेस कंट्रीज़ हैं, बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, इनको वो एक हायर फुटिंग के ऊपर रख रहे हैं। इनको लिबर्टी दे रहे हैं कि आप अपने ट्रेड बैरियर अमेरिका से और एडवांस कंट्रीज से ऊंचे रख सकते हैं, टैरिफ बैरियर्स उनको ऊंचे रख सकते हैं।
ट्रेड बैरियर्स को भी, टैरिफ बैरियर्स को भी आप ऊंचे रख सकते हैं। अब जब ये उसको चैलेंज कर रहे हैं, जब ये कह रहे हैं हमें इक्वलाइजेशन चाहिए इसके अंदर, जितना टैरिफ हमारे ऊपर लगाया जाएगा उतना ही हम भी लगाएंगे, तो ये बात तो गेट एग्रीमेंट्स की जो बेसिक स्पिरिट है उसके खिलाफ चली जाएगी। उसके जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उनको मौका मिल जाएगा, वो कहेंगे हम बाहर आ रहे हैं गेट से। आप देखेंगे ये गेट शटर नहीं होगा, ये शटर हो रहा है, इसकी शुरुआत हो गई है। तो जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते थे, अब वो क्या बचा? ग्लोबलाइजेशन तो अपनी पता नहीं क्या है उसका। अब तो सभी लोग सिकुड़ रहे हैं, सभी देश सिकुड़ रहे हैं और अपने ही अंदर अंतर्मुखी होने लगे हैं। तो ये जो पूरा मामला था ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का, वो उसको आप किधर जाता हुआ देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में? आपने बहुत ही, मुझे लगता है, सही शब्द का इस्तेमाल किया कि वो अंतर्मुखी हो रहे हैं। हाँ। बिल्कुल यही हो रहा है। और ग्लोबलाइजेशन की जो बात की जा रही थी 90-91 से, इन्होंने कहा था, फ्रांसिस फुकुयामा जैसे जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने कहा हम कि लोग अपने अब जो है पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में यही पढ़ते हुए बड़े हुए, यही पढ़ते हुए जी। हमारी जनरेशन जो है, तो उसने अपने उसमें देखा कि हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं। हमारे लिए हुआ था जी, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा हुआ था। ये हुआ भी अच्छा। यहाँ भी बड़ी मजेदार बात है, लेफ्ट इसको हुआ बताया करता था, है ना, कि ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते थे, उस पर हमला करते थे। हालांकि ग्लोबलाइजेशन अपने आप में एक बड़ी प्रोग्रेसिव टेंडेंसी थी, एक बड़ी प्रगतिशील प्रवृत्ति थी ये ग्लोबलाइजेशन, जिसमें दुनिया ग्लोबलाइज हो रही थी, इकोनॉमिक फोर्सेस ग्लोबलाइज हो रही थी, बाजार ग्लोबलाइज हो रहे थे, और दुनिया का आर्थिक जीवन, आर्थिक तौर पे दुनिया जो है उसका पूरा भूमंडलीकरण हो रहा था। और एक समय में तो आपको याद होगा 90-91 के दौर में जब सोवियत संघ का पतन हो रहा था, तब कितना बड़ा इसका हुपला बना के प्रस्तुत कर रहे थे कि भाई ये तो यही एक रुकावट था ग्लोबलाइजेशन में, और अब हम पूंजीवाद के झंडे के नीचे पूरी दुनिया को एकजुट करेंगे, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, और एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया सामने आएगी। हालांकि वो तो आपको दिखाई देने लग गया था जब इन्होंने इराक के ऊपर हमला किया 2002 में, 1998 में भी किया था, 2002 में पूरा हमला किया, उसके बाद अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया। तो इन दोनों हमलों के समय वो तो बात पूरी तरह से सामने आ गई थी, उसका जो दिवालियापन है, उसकी जो बैंक्रप्सी है, इनके इस रोड मैप की, जिसमें कहते कि हम ग्लोबलाइज कर रहे हैं, हम शांति देंगे, हम पीस देंगे, हम डेमोक्रेसी देंगे, वो सब तो भेद खुल गया था। पता लग रहा था कि किस तरह से जो साम्राज्यवादी भेड़िए हैं, वुल्व्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और दुनिया को उसी तरह से वापस जंगल बना रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में कहीं ना कहीं ये बचा हुआ था कि कोई बात नहीं, अभी तो शुरू हुई है मुहिम, तो आगे जा करके जो है ये डेमोक्रेसी की तरफ ले जाएगी, पीस की तरफ ले जाएगी। तो आज के दौर में आपने बिल्कुल सही कहा कि अंतर्मुखी हो रहा है, वो उलट दिया गया है। ये नहीं कि उलट दिया जाएगा, उलट दिया गया है। जैसा मैंने कहा कि WTO और गेट, ट्रंप की इस नई नीति के साथ, इस रोड मैप के साथ, आप समझिए उसको फाड़ के फेंक दिया गया गेट को। अब इन कंट्रीज का, जो बैकवर्ड कंट्रीज है, इनका बाहर आना उससे सिर्फ रह गया है। और जितने भी उसके खिलाफ, इन कंट्रीज ने भी पहले से तैयारी शुरू कर दी है। मैं आपको बताता हूँ, ब्रिक्स को मजबूत कर रहे थे कंट्रीज मिलकर के, और ट्रंप साहब उससे बहुत खफा है। अभी भी मोदी साहब को जो उन्होंने बुलाया है, वहाँ सिर्फ ये धमकाने के लिए बुलाया है कि ब्रिक्स जो है उससे बाहर निकलिए, या कम से कम ब्रिक्स के अंदर कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जो डॉलर को नुकसान पहुंचाए। जबकि मतलब मुझे तो ये पर्सनली, जितना मैं समझती हूँ, मुझे लगता है ब्रिक्स इज अ बिग होप फॉर ऑल ऑफ अस। आप कैसे लड़ेंगे वरना इस वेस्ट से? जी, मुझे नहीं लगता कि ब्रिक्स भी जो है एकजुट रह पाएगा। आप देखेंगे, आप बहुत ही इसमें कमाल की चीज़ देखेंगे कि जिस तरह से ये गेट और WTO फेल हो रहा है, और जो फोर्सेस इसको फेल कर रही हैं, वही आने वाले समय में ये ब्रिक्स को भी फेल कर रही है। ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट पीरियड में अमेरिका की जो दादागिरी है, उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए ब्रिक्स जैसे, आसियान, ब्रिक्स, इन जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कंसोलिडेशन होना अच्छी बात है। मैं कहूँगा कि अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि आने वाले समय में कौन कहाँ खड़ा होगा। अभी इतनी फ्लूइड सिचुएशन है। मैं जैसे आपको बताता हूँ, अभी हमें यही नहीं पता कि रूस और चीन भी इकट्ठा खड़ा होंगे, एक साथ खड़े होंगे। तो ठीक है। अभी जो नेगोशिएशन चल रही है ट्रंप साहब के साथ पुतिन की, चाइना उससे बहुत खुश नहीं है, तो हमें नहीं पता कौन कहाँ जाएगा। मोदी साहब का हमें दिखाई दे रहा है बहुत, अभी आप कुछ समय पहले देखिए, ऐसा लगता था कि मोदी सरकार जो है वो अमेरिका के साथ जाएगी और उसके साथ ही रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी पीछे हम देख रहे हैं इनका जो टेक्टिकल मूव है वो धीरे धीरे रशिया और चाइना के फोल्ड में जा रहा है। और ये आंक रहे हैं कि अगर रशिया और चाइना करीब आते हैं
तो निश्चित रूप से भारत को उनके साथ जाना पड़ेगा। मोदी सरकार उसके साथ जाके खड़ी होगी। इनके पास कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि भारत चारों तरफ से प्रो चाइना कंट्रीज से घिरा हुआ है। तो मोदी साहब के जो बड़े दोस्त हैं भारत के अंदर, उनका बिजनेस इंटरेस्ट है वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, इन सब जगहों पर। तो वो कैसे फिर वो उसको उस पर ध्यान देंगे और उसका लिहाज करेंगे, या देश हित में इधर जाएंगे? क्या लगता है? बहुत ही मज़े की बात है कि ये जो बिजनेस इंटरेस्ट की बात आपने कही, ये जो इंटरलॉकिंग है हमारे समय में ना बिजनेस की, ये इस तरह की है कि इसको अच्छे से अच्छे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो भी डिकोड नहीं कर सकते। अब जैसे आप देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है, सबसे बड़े डेट अमेरिका के ऊपर है, और डेट किसके हैं? चाइना के। मज़ेदार बात है, चाइना ही उसका सबसे बड़ा राइवल है, चाइना उसका कॉम्पिटिटर है। अमेरिका चाइना को खत्म, लेकिन चाइना के सबसे बड़े डेट हैं। दूसरे नंबर पे जापान का सबसे बड़ा डेट है अमेरिका के ऊपर। लेकिन अमेरिका के बाद चाइना खुद एक ऐसा मुल्क है जो दूसरे नंबर का कर्जदार है दुनिया का। चाइना के अपने डेट बहुत बड़े हैं, $1 ट्रिलियन का। आप ये समझिए कि अब इनके ऊपर डेट क्राइसिस है अमेरिका के अंदर, और 2002 से लगातार 2025 तक वहाँ जो बजट है वो डेफिसिट में चल रहा है अमेरिका के अंदर, और पिछले 6 सालों से $1 ट्रिलियन के डेफिसिट में लगातार, $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का डेफिसिट, $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया था। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये बड़े बड़े नेशन स्टेट्स, और चलिए छोटे स्तर पे भारत को भी आप देख लीजिए, डेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ये डेट्स जब लेता है कोई भी नेशन स्टेट लेता है, वो कहाँ खर्च करता है? देखिए, ये भारत कहाँ खर्च करता है? की भी एक अपनी इकोनॉमी है दुनिया के स्तर पे। ये लेते नहीं है, बल्कि इनको दिया जाता है, जबरदस्ती दिया जाता है, इनको जबरन दिया जाता है कि आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, आप ये करो, आप और ये देखिए, इनके जो सौदेबाजी होती हैं वो कैसे होती है वो कभी नहीं पता चलती। वो तो कभी कोई रिकॉर्ड्स खुलते हैं सालों के बाद, तब उनसे पता चलता है कि इस तरह की सौदेबाजी हुई थी। ये जो मोदी जी जा रहे हैं, इनकी आप बताइए मुझे, ये पर्दे के पीछे क्यों करते हैं ये सारी नेगोशिएशंस? ये खुल्लम खुल्ला क्यों नहीं करते नेगोशिएशन? नहीं करते। पर्दे के पीछे इनकी सौदेबाजी होती है कि भाई अडानी को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट आपको ये दे देगी, यहाँ हम इतना परचेज़ कर लेंगे आपसे, डिफेंस का इतना परचेज़ कर लेंगे, इसमें अडानी जी का इतना हिस्सा होगा। इस तरह की जो ये सारी नेगोशिएशंस, ये सारी जो सौदेबाजी हैं, ये पर्दे के पीछे होती हैं सरकारों की, जिनमें से कुछ कुछ खुलता है धीरे धीरे। जैसे एक पत्रकार ने वो प्रश्न पूछा कि आपने अडानी जी के बारे में बातचीत की है क्या, उस पर मोदी जी एकदम, उनका मूड ही बदल गया, एकदम से बिफर गए। वो कहाँ की बातें करने लगे, वसुधैव कुटुंबकम और ये और वो करने लगे, और उस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ये बातें तो होती नहीं, एक जनरलाइज कर दिया, उसको आंसर को जनरलाइज कर दिया। ये नहीं कहा कि बात हुई या नहीं हुई, इसका सीधा जवाब नहीं दिया। तो ये जो पर्दे के पीछे नेगोशिएशंस होती हैं, इनमें बहुत सारी आर्म ट्विस्टिंग होती है, बहुत सारी ब्लैकमेल होती है। अब ये ब्लैकमेल ही था, ये जो यहाँ अमृतसर में फौजी विमान भेजा और चेन करके भेजा, तो उन्होंने बता दिया कि देखो हम ऐसी कार्रवाइयाँ भी कर सकते हैं जिससे आपकी ज़मीन पे कोहराम मच जाएगा, जनता आपके खिलाफ हो जाएगी। हम ऐसी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, आपकी सरकार को गिरा सकते हैं, तो आ जाओ और आकर के यहाँ हमारे साथ बैठ के नेगोशिएट करो। तो ये नेगोशिएशंस हैं वो, जिसके अंदर आप देखिए अभी इनके जो एग्रीमेंट्स हैं वो तो अभी होंगे, और ये सारे 1 अप्रैल के बाद ये सब लागू होना शुरू होगा, जो टैरिफ बैरियर्स हो रही हैं। लेकिन ये बात तय हो गई है कि अमेरिका से ये तेल, गैस और डिफेंस का सामान खरीदेंगे, इसके ऊपर मोहर लग उनके रेट्स पर खरीदेंगे, उनके रेट्स पे खरीदेंगे। इनको सस्ता तेल मिल रहा है, ईरान से मिल रहा है, रूस से मिल रहा है, वो नहीं लेंगे। बड़ा फायदा हुआ भारत सरकार को, बहुत बड़ा फायदा हुआ। और उस तेल को नहीं खरीदेंगे, अमेरिका से महंगा तेल खरीदेंगे, महंगा तेल खरीदेंगे जिसमें आपका मेरा पैसा जाएगा, और उसका जो लाभ मिलेगा, उसका जो फायदा मिलेगा, वो अडानी जी को मिलेगा। कहाँ मिलेगा वो बातें फिर अप्रैल के बाद जब एग्रीमेंट्स होंगे तो उसमें आने लगेंगे। अभी आपके सामने आपने देखा कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अडानी जी का जो है भारी इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, और वहाँ जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो उनको लूज कर आम आदमी के लिए इतना बड़ा हुपला बना देते हैं कि पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ सिक्योरिटी चाहिए वो, लेकिन जब अडानी जी का मामला है तब कुछ नहीं है। तो ये बांग्लादेश में भी यही हुआ, सब एक फार्स है, बांग्लादेश में भी यही हुआ। तो ये सब एक फार्स है, सिक्योरिटी का मामला, ये वो सब आम आदमी को डराने के लिए। तो धनपतियों के लिए ही सही, क्या बॉर्डर में टेंशन कम होने की उम्मीद है? बॉर्डर में टेंशन बिल्कुल कम होने की कोई उम्मीद नहीं है। जैसे जैसे ये क्राइसिस बढ़ता जाएगा,
जैसे जैसे ये जो संकट है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, डेट क्राइसिस है, दूसरे इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, ये ट्रेड वॉर्स है, जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी आप देखेंगे कि ये जो क्लैश है नेशन स्टेट्स के बीच में बॉर्डर्स के ऊपर, ये बढ़ता जाएगा। और इसकी फ्लिप साइड जो है, सभी देशों के अंदर दमन बढ़ता जाएगा। देशों की सीमाओं के अंदर फांसीवाद, दमन, पुलिस दमन, फौजी दमन, ये बढ़ेगा। बाहर जो है आर्म्स क्लैशेस बढ़ेंगे, दूसरे देशों के साथ जो मुठभेड़ें हैं, टकराव हैं, वो बढ़ेंगे। परोक्ष और प्रत्यक्ष युद्ध जो हैं वो बढ़ेंगे। अभी आपने बात कही कि भारत में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, खासकर फॉसिल फ्यूल का रिक्वायरमेंट है, वो इसीलिए कि हम एक बहुत बड़ी डेमोग्राफी हैं। डेमोग्राफी डिविडेंड की बड़ी बात होती है और इसको हमेशा बड़ी पॉजिटिव चीज़ की तरह दुनिया के सामने पेश किया जाता है। तो एज अ कंज्यूमर मार्केट हम इतनी बड़ा साइज़ हैं कि जिसकी वजह से मोदी जी से सभी अपना संबंध बना करके रखते हैं और हमारी तरफ देखते हैं कि अगर भारत की एक छोटी सी भी आबादी ने उनके कंज्यूमर गुड को अपना लिया तो वो चल जाएगा। ऐसे डेमोग्राफिक डिविडेंड को, जिसका फ़ायदा हमारे होने से मोदी जी को होता और फिर वो पलट के फ़ायदा अडानी जी को चला जाता है, इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने पक्ष में काम क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारा पॉपुलेशन साइज धन्ना सेठों के काम तो आ रहा है, लेकिन हमें देख करके रेट कम हो जाए, इन्फ्लेशन बेहतर कम हो जाए, या बेहतर सौदा किया जाए, जहाँ से सस्ता तेल मिल रहा था वो सस्ता तेल लेके उसका फ़ायदा जनता तक लाया जाए जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाए। ये बड़े सामने के सवाल है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा, डिविडेंड हमें क्यों नहीं मिलता है, वो धन्ना सेठ को क्यों मिलता है? अभी तो शिवा जी ये उल्टा होने वाला है। अभी जो बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया है उसमें हमें इसकी सुगबुगाहट, इसकी आर्ट जो है वो दिखाई दे रही है कि जो टैरिफ बैरियर्स हैं उनको नीचे किया जा रहा है बड़े देशों के दबाव में। उनको नीचे किए जाने का मतलब ये है कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर अगर टैरिफ बैरियर नीचे हुए तो आप समझिए कि किसानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैं हजारों लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिलियंस और बिलियंस की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ किसानों का, छोटे प्रोड्यूसर्स का, अर्बन और रूरल प्रोड्यूसर्स का पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। पॉपुलराइजेशन की उसकी जो है स्थिति आ जाएगी, निर्धन हो जाएंगे वो सब, जमीनें वमीनें सब बिक जाएंगी उनकी। आप देखिएगा ये तमाशा। अगर थोड़ा सा भी इन्होंने बैरियर्स को नीचे करने की कोशिश की, हालांकि इनके जो सरकारी, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारी कृषि अब बहुत महंगी हो गई है। नहीं, इसलिए होगा कि अगर यहाँ टैरिफ बैरियर्स नीचे हुए तो जो अमेरिका का गेहूं है, फाजिल अनाज उनका, कनाडा का गेहूं है, तमाम तरह का जो सरप्लस उनके यहाँ जो सरप्लस है जिसको वो समुद्र में फेंक देते हैं या उनका बिकता ही नहीं है, वो सारा का सारा यहाँ यूरोप से, अमेरिका से वो सारा आ जाएगा यहाँ, और हमारा जो प्रोड्यूस है वो पीछे रह जाएगा। वो जो बाहर से आ रहा है उसकी क्वालिटी भी बढ़िया है उसका, और बहुत सस्ता आपको मिलेगा। अगर वो तभी मिलेगा सस्ता अगर यहाँ ये जो टैरिफ बैरियर्स हैं ये नीचे कर दिए। यहाँ तो यूरिया के और बीज के दाम इतने बढ़ गए हैं कि हर किसान रो रहा है जी। डीओपी, यूरिया और सीड्स, इन सब के लिए ही परेशान। और वो और बढ़ेंगे जैसे जैसे नाइट्रोजन जो है, आपने देखा श्रीलंका क्यों तबाह हुआ। श्रीलंका तबाह हुआ, नाइट्रोजन के जो दाम हैं वो नहीं दे पाया, उसके ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो इतनी ज़्यादा थी कि उसको वो नहीं दे पाया, इम्पोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा थी, और उसकी वजह से नाइट्रोजन जो है उसको जो वहाँ ओशन के ऊपर वो पड़ी हुई थी उसको वो नहीं कर पाया, उसको रियलाइज़ नहीं कर पाया। तो उस वजह से श्रीलंका के अंदर बड़ी तबाही हुई। इसी तरह से यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ धीरे धीरे यूरिया आपको बनाना है, यूरिया के लिए आपको नाइट्रोजन चाहिए, आपको नाइट्रोजन खरीदनी है। तो उसके लिए जैसे जैसे ये ट्रेड बैरियर जो हैं ये ऊंचे होते जाएंगे तो उसमें बड़ी मुसीबत का जो है हमारी खेती किसानी बहुत बुरी तरह उससे प्रभावित होगी, और विदेशी खाद्य आ जाएगा तो वो आ जाएगा, वो बिल्कुल पूरी तरह चौपट कर देगा यहाँ खेती को। तो इसके चलते यहाँ मतलब एक बड़ा खतरा मैं कह रहा हूँ कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उसके सामने ही है। और सवाल ये है कि इनके पास दूसरा रास्ता क्या है। अगर ये नहीं मानेंगे, इनके अमेरिकन मार्केट्स में वो एक्सेस बंद कर देंगे तो ये वैसे तबाह हो जाएंगे। यहाँ जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो खासतौर से एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, वो पूरी तबाह हो जाएगी। आईटी इंडस्ट्री के अंदर यहाँ मिलियंस में लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं,
वो सब तबाह हो जाएंगे। और अब वो तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको अगर यहाँ एक्सपोर्ट करना है तो आप सीधे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ के आप अपनी शॉप खोलिए, यहाँ टैक्स दीजिए हमें और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉय कीजिए, और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉय कीजिए। तो ये एक नई तरह का आप देखेंगे कि पीछे ये सारी बातें ऐसा नहीं है देशों के एजेंडे पे थी, लेकिन वो इसको लागू नहीं कर पा रहे थे। और इस बेशर्मी के साथ जिसके साथ ट्रंप कह रहे हैं, इसके साथ वो कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि सब लोग ये WTO के सिग्नेटरी थे, गेट एग्रीमेंट्स के सिग्नेटरी थे, बल्कि ये तो उसके ओरिजिनेटर थे, यही लोग तो लाए थे। तो अमेरिका ही ने जब उसके चिथड़े उड़ा दिए हैं, चिथड़े उड़ा दिए, तो अब किसी पर भी वो लागू क्यों होगा? जी। तो जो अमेरिका की जो प्रोटेक्शंस पॉलिसी थी उसको उन्होंने पीछे रख दिया था। 1934 के जिस एक्ट का मैंने जिक्र किया, जिसके जरिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इसी तरह की प्रोटेक्शंस पॉलिसी उस एक्ट के जरिए लोग लाए थे, तो उसको दोबारा से वही जो रिजीम है, तो भारत लीगल और जैसे पॉलिटिकल रिजीम है, उसको लागू कर। भारत जैसे देश के लिए क्या ये कोई रास्ता है कि ठीक है, हम बहुत बड़ी भूभाग हैं, हमारे पास सब कुछ पैदा होता है, हम अपना उगाएंगे, अपना खाएंगे, ना हम नहीं आने देंगे बाहर से खाद्य, ना आने देंगे, ना हम एक्सपोर्ट करते हैं, चलिए हम एक्सपोर्ट भी बंद करते हैं, हम अपने लोगों को केटर करेंगे। क्या हम लैंड अपने जो भी हमारा लैंड है, लैंड मास है, उसके रिसोर्सेज हैं, उसके मद्देनज़र कोई इकोनॉमी बना सकते हैं ऐसी? मतलब ये बहुत प्रिमिटिव है जो मेरी बात मैं कह रही हूँ, बड़ी प्रिमिटिव सी लगती है, लेकिन क्या हम इस तरफ ढकेले जा रहे हैं? देखिए, एक बात हम बहुत ही स्पष्ट रूप से इसमें मैं कहना चाहूँगा, हम समझ लें कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी है और आदमी का जो आर्थिक जीवन है, ये बहुत पहले, अब से बहुत पहले मैं कहूँगा कि कम से कम 150 साल पहले ये नेशनल बॉर्डर्स को लांघ चुका है, उनके आर पार जा चुका है। अब इसको वापस आप नहीं ला सकते, वापस लाके आप इसको एक घरौंदे में बंद नहीं कर सकते। वो जो खूबसूरत गांव का सपना है वो दोबारा कभी नहीं आ सकता कि हार्मेटिकली सील ऑफ नहीं कर सकते आप इसको, है ना, जैसे एक मकड़ी अपने जाले में सील, वो नहीं आप कर सकते। जहां ये कोशिश हुई, जैसे सोवियत संघ में कोशिश हुई कि हम इसको सील ऑफ कर लें बाकी दुनिया से, वो तबाह हो गया। सोशलिज्म इन वन कंट्री का, एक देश में समाजवाद के नारे पे जो मॉडल बनाने की कोशिश की स्टालिन और उसके उत्तराधिकारियों ने, वो तबाह हो गया। इसलिए तबाह हो गया क्योंकि आप दुनिया से, पूरी दुनिया का जो आर्थिक संगठन है, उससे अपने आप को काट के अलग नहीं कर सकते। आज हम और तुम का कोई सवाल ही नहीं रह गया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप इस माइक का एग्जाम्पल ले लें जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। आप देखिए, इसका डिज़ाइन जो है, ये आपको पता चलेगा कि अमेरिका में तैयार हुआ। आपको पता चलेगा कि इसका जो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक जो है अफ्रीका की माइंस से आया। पता लगेगा कि इसका जो स्टील है, स्टील इसका जो है इंडिया से आया, है ना। और इसके अंदर जो लेबर ने काम किया वो अलग अलग जगह पे प्रोसेस हुआ। प्रोडक्शन में पूरी दुनिया हिस्सा ले रही है, पूरी जो धरती है, पूरा जो ग्लोब है, वो एक फैक्ट्री बन चुका है। और इसको आज आप वापस लेके जाना चाह रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हम एक देश के अंदर इकोनॉमी को जो है, उसकी आर्थिकता को हम समेट सकते हैं एक पिंजरे के अंदर, तो हम ये बात ही नहीं कर सकते। हम ये सोच ही नहीं सकते कि मैं जब हम कह और रही तुम का थी, सवाल खत्म जब हो मैं गया। ये कह रही थी, मुझे इसकी इम्प्रैक्टिकलिटी का अंदाज़ा था, लेकिन चीज़ें इतनी भयानक हैं और हमारे काबू में नहीं है कुछ भी, तो लगता है कि ठीक है, फिर अपना दरवाज़ा बंद कर लो, आप अंदर ही रहो। उससे पहले आपने मुझसे ये बात कही कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर्स हैं, जिनको हम नेशन स्टेट्स कहते हैं, ये आर्टिफिशियल बॉर्डर्स हैं। ये अलग अलग समय में अलग अलग ताकतों ने ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स बनवाए थे। तो हमें अगर ऑपरेट इसी तरह करना है इन्हीं यूनिट्स में, तो फिर राष्ट्र की सरकार को क्या दोष देना? सरकार तो मजबूर है ना दुनिया की शक्तियों के आगे। बिल्कुल, ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनको हम उसका ओरिजिनेटर नहीं कह रहे हैं क्राइसिस का, बल्कि ये क्राइसिस के लिए अपने आप में एक ग्राउंड प्रोवाइड कर रहे हैं। क्राइसिस इस वजह से आ रहा है कि हमारी दुनिया जो है वो बटी हुई है, आर्थिक जीवन आदमी का इंटीग्रेट हो रहा है, वो बड़ी फोर्स के साथ ये मांग कर रहा है कि सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए जाएं, सब कुछ हटा दिया जाए। ये नहीं हो कि चाइना एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर रहा है और आप उसका सिलिकॉन की सप्लाई रोक दें, है ना, उसको चिप बनाने से रोक दें और उसको फिर दूसरा रूट पकड़ना पड़े, उसी रूट के वो 2 साल और ख़राब करने पड़े उसको। तो ये जो वेस्टेज हो रही है, शेयर वेस्टेज हो रही है ह्यूमन रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की, इसको रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इन बॉर्डर्स को तोड़ दिया जाए। मैं मांग नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं समझ रही, ये रास्ता है। ये नहीं, ये जो इकोनॉमिक लाइफ है वो ये मांग कर रही है आज। वो ये कह रही है कि जो बैरिकेडिंग है इसको तोड़ो,
मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2020 में जब कोविड आया, आपने देखा कि हुआ क्या, एक कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ कि जो कोविड था, जो बीमारी थी, वो तो ग्लोबल थी, लेकिन उसके खिलाफ जो एफर्ट्स थी वो बटके रह गई इन नेशन स्टेट्स की वजह से, वो सीमाओं में बटके रह गई। तो इफेक्टिवली हम उसका मुकाबला नहीं कर पाए। वो अपनी डेथ खत्म हो गया, मर गया, वो एक अलग बात है, लेकिन हम उसका मुकाबला नहीं कर पाए। कितनी बड़ी कुर्बानी मानव जाति को इसके लिए देनी पड़ी। ये जो बैरिकेडिंग है, ये जो बंटवारा है दुनिया का नेशन स्टेट्स के बीच में, देशों के बीच में, मिलियंस लोग जो हैं इसके अंदर बेमौत मारे गए कोविड से, एक छोटे से वायरस से। ये मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। और यही आज हो रहा है कि ये जो युद्धों में लोग मारे जा रहे हैं, टेररिज्म में मारे जा रहे हैं, क्या हो रहा है? ये सब नेशन स्टेट आपस में लड़ रहे हैं लूट के लिए। बहुत से देश जो आपस में लड़ रहे हैं, जैसे भारत पाकिस्तान है, उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अगर ये बॉर्डर्स नहीं होंगे, वहाँ के शरारती लोग यहाँ आकर के हरकत करके चले जाएंगे। तो ये कितना इम्प्रैक्टिकल है ये सोच पाना कि किसी दिन ये वीज़ा रजीम नहीं होगी। बेसिकली नेशन स्टेट इज़ वीज़ा रजीम। तो ये वीज़ाज़ के बग़ैर, और जो आते हैं वो भी छुपके ही आते हैं। तो एक तो आर्गुमेंट ये है कि जो गड़बड़ करने आते हैं वो वीज़ा लेके नहीं आते हैं, वो तो आ ही जाते हैं। लेकिन फिर भी वीज़ा हमें बचाता तो है शायद। देखिए, जो आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने शरारती लोगों की बात करी। मैं कहूँगा कि मैं उनको अपराधी कहता हूँ। बिल्कुल अपराधी ही अपराध करने वाले लोग हैं। सवाल ये है, जो अपराध की ज़मीन है वो भी तो ये बाज़ार है, वो भी तो ये नेशन स्टेट है। ये ज़मीन है उसकी, उसको जो खाद पानी देते हैं वो यही देते हैं। ये जो सारी अपराधों का जो मूल कारण है, जो भूखमरी है, बेकारी है, बेरोज़गारी है, ये तमाम तरह के जो कारण हैं, ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं? ये बाज़ारों की मारामारी से पैदा हो रहे हैं। एक नए समाज में धर्मांधता भी तो है एक कारण। धर्मांधता भी इसी से निकल रही है। देखिए, धर्म इसका कारण नहीं है, ये धर्मांधता नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को। ये धर्म का जो इस्तेमाल है पॉलिटिकल स्टेट के हाथ में, पॉलिटिशियंस जिस तरह से उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कस्ट आज रिलीजन है इस्लाम, आप उसकी बात ले लें तो यहाँ जो खतरा बन रहा है दुनिया के लिए, इस्लाम तो खतरा नहीं बन रहा। कुरान तो किसी को नहीं मारने जा रही है। मार कौन रहा है? मार वो लोग रहे हैं जिनको अमेरिका हथियार दे रहा है, जिनको उन्होंने तैयार किया है, फौजें बनाई हैं उनकी, और उनको उन्होंने मशीन गनें पकड़ाई हैं, वो मार रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो तालिबान से हैं, वो दूसरे ISIS है, वो ये तमाम फोर्सेस किसने खड़ी की हैं? ये तो इम्पीरियलिस्ट ने खड़ी की है, बड़े मुल्कों ने खड़ी की है, जो इस्लामिक नहीं है। सीधे अमेरिका ने की है। अमेरिका ने भी इजराइल ने की है। दो मुल्कों का तो हम नाम ले सकते हैं। हमास बनाया इजराइल, अमेरिका ने, और ISIS बनाया, और तालिबान बनाया, ये सब अमेरिका ने बनाया। जी, मैं तो कहता हूँ कोई देश ऐसा नहीं है जिसके पास आज ये प्रॉक्सी फोर्सेस नहीं है और जो अपने पड़ोसी मुल्कों में इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं कर रहा है। तमाम दुनिया के अंदर जितने भी पूंजीवादी मुल्क हैं, देश हैं, वो सब एक दूसरे के खिलाफ जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। हर मुल्क ये चाहता है कि मेरा जो पड़ोसी मुल्क है वो नीचे जाए और मैं ऊपर जाऊं। कोविड में आपने देखा, हर देश की कोशिश ये थी कि मैं बच जाऊं और मेरा जो पड़ोसी है वो फंस जाए। अमेरिका सोच रहा था कि चीन फंस जाए, चीन फंसा, अच्छा है। चीन सोच रहा था कि ये वायरस जो है ये अमेरिका भी ट्रांसपोर्ट हो जाए, है ना। भारत सोच रहा था बड़ा अच्छा है, चीन फंसा हुआ है। भारत में आया तो चीन ने सोचा बड़ा अच्छा हुआ, भारत भी आया लपेट। तो तमाम दुनिया के अंदर ये जो कोशिश है, ये जो मुल्क हैं, ये जो देश हैं, ये कॉपरेशन के ऊपर नहीं खड़े हैं, ये राइवलरी के ऊपर खड़े हैं, शत्रुता के ऊपर खड़े हैं एक दूसरे से। ये जो फौजें बना रहे हैं, जो हथियार खरीद रहे हैं, ये एक दूसरे से प्यार करने के लिए नहीं खरीद रहे हैं। ये एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए और एक दूसरे से कॉपरेशन करके दुनिया को आगे ले जाने के लिए नहीं खरीद रहे हैं। ये डेमोक्रेसी और पीस के लिए नहीं खरीद रहे हैं। ये एक दूसरे का गला काटने के लिए खरीद रहे हैं, ये मारामारी करने के लिए, खून खराबे के लिए खरीद रहे हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं उससे निकल के ये आ रहा है कि एंटिटीज़ जो हैं वो हैं देश ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन देश में जो लोग हैं, जो मानस है, वो मानस बेचारा, उसकी क्या हैसियत है? चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो सेमी डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो लिबरल डेमोक्रेसी हो, चाहे वो किसी भी तरह की डेमोक्रेसी हो। आप ये देखें कि क्या डेमोक्रेसी ने इस तरह का जो कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का जो खूनी पंजा है, उससे किसी मुल्क में आवाम को बचाया है?
क्या हमारे पास कामयाब मॉडल है डेमोक्रेसी का जो कैपिटलिज्म के खूनी पंजे से बच पाया हो, जहाँ का जनमानस, वहाँ पर कितने बिलियनियर्स हैं, कितने उद्योगपति हैं, कितने फोर्ब्स लिस्टर्स हैं, इससे हमें मतलब नहीं है, हम आम जनता की बात कर रहे हैं। क्या डेमोक्रेसी ने कहीं पर कैपिटलिज्म से बचाया है जनता को? जी, सबसे पहली बात ये है कि जब हम डेमोक्रेसी कहते हैं तो मुझे लगता है ये शब्द का इस्तेमाल ही अपने आप में बड़ा एब्स्ट्रैक्शन में होता है। हमें इसको क्वालिफाई करना चाहिए। कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, हम जिन डेमोक्रेसीज में रह रहे हैं, जिनके शीर्ष के ऊपर जो है बड़े कैपिटलिस्ट बैठे हुए हैं, भारत में हम कह सकते हैं कि अडानी अंबानी जैसे लोग, टाटा बिरला जैसे लोग उसके शीर्ष पे बैठे हुए हैं, तो ये कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज हैं। तो यहाँ इनका नियंत्रण है। अब देखिए, इसके अंदर आम जनता तो किसी तरह से हिस्सा नहीं लेती है। मान लीजिए अमेरिका में नेगोशिएशंस चल रही हैं, पर्दे के पीछे चल रही हैं वो नेगोशिएशन, कुछ पर्दे के सामने चल रही हैं। इनके अंदर मैं या आप या तमाम लोग किसी तरह से भी हिस्सा नहीं, हमें नहीं पूछा जा रहा है, कोई वोटिंग नहीं हो रहा है, कोई ये नहीं देखा जा रहा है कि लोगों का मत क्या है। लोग कितना भी रजिस्ट करते रहें, कितना भी उसका विरोध करते रहें, किसान विरोध करें, मजदूर करें, मध्यम वर्ग जो है उसका विरोध करे, उसको नहीं सुना जा रहा है। सत्ता के कॉरिडोर्स में ये सारी नेगोशिएशंस हो रही हैं, मैनिपुलेशंस हो रही हैं, मैं कहूँगा। तो और बड़े उद्योगपति तो डायरेक्ट मंत्री से मिलके अपने पक्ष में नीति बनवाते हैं। आप देखिए, मुझे बताइए कि मोदी साहब जाकर के एलोन मस्क से मीटिंग कर रहे हैं। एलोन मस्क से क्यों मीटिंग कर रहे हैं? वो किस बात के लिए कर रहे हैं? तो जो स्टेट हेड्स हैं वो जा रहे हैं और वहाँ उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, वहाँ के स्टेट हेड जब आ रहे हैं यहाँ उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, और जो मीडिया कभी नहीं बताता क्योंकि वो भी उसमें शामिल होते हैं। हवाई जहाज भर के जाते हैं यहाँ से, उद्योगपतियों की पूरी टीम साथ जाती है, मीडिया पर्सन्स की टीम साथ जाती है, और ये कभी नहीं बताया जाता कि कौन कौन उद्योगपति हैं जो उनकी टीम में गए हैं। मोदी साहब वहाँ गए तो बता रहे हैं कि मोदी साहब गए हैं, लेकिन उनके साथ उद्योगपति कौन कौन गए, उनके कौन कौन कारिंदे गए हैं, वो हमें कभी नहीं पता चलता। वो उनके साथ भी चले जाते हैं, सरकारी विमान से भी जाते हैं और गैर सरकारी उससे भी जाते हैं, चैनल से। और वहाँ जो नेगोशिएशंस चलती हैं वो बड़ा मल्टीफेरियस नेगोशिएशंस होती हैं। कोई यही नहीं है कि मोदी साहब ही सिर्फ ट्रंप से बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ और भी नेगोशिएशंस चल रही होती हैं मार्जिन्स के ऊपर। तो वो सब मीडिया रिपोर्ट नहीं करता और मीडिया की निगाह में भी नहीं होती, वो सब बाहर होती हैं उससे। तो उन सब नेगोशिएशंस का वो फिर अल्टीमेटली उसका जो सिंथेसिस है वो हमारे सामने आता है, और वो आ रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि भैया डिफेंस का मामला जो है वो ऐसा है, रशिया से बहुत खरीद लिया, अब हमसे खरीदो। तेल और गैस आपने ईरान और रूस से बहुत ले लिया, अब हमसे खरीदो। और वो ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप खरीदें या ना खरीदें। बाजार का तो नियम ये होता है कि जहाँ से सबसे सस्ता मिलेगा हम वहाँ से खरीदेंगे। अमेरिका कह रहा है कि रेट से मतलब नहीं, जो हम रेट लगा रहे हैं उस रेट पर हम ही से खरीदो। अगर इसी रेट पर हम ईरान से या रशिया से खरीद रहे होते तब तो लॉजिकल था कि भाई आप उनसे भी इसी रेट पर ले रहे हैं तो आप हमसे ले लीजिए, जेस्चर, दोस्ती का जेस्चर दिखाइए। ये तो सीधा सीधा बाजू मरोड़ रहे हैं। जब ये लोग गेट एग्रीमेंट बना रहे थे, WTO बना रहे थे, तब यही कह रहे थे कि हम फ्री मार्केट देंगे दुनिया को, कि सब लोग जो है फ्रीली, और कह रहे थे कि टैरिफ्स खत्म कर देंगे पूरी तरह से और पूरा फ्री मार्केट होगा। ये फ्री मार्केट है जिसके अंदर डिक्टेशन चल रही है कि आपको ये खरीदना है खरीदना और इस रेट के ऊपर खरीदना, जो रेट हम तय करेंगे। तो ये तो डिक्टेशन चल रही है, ये इम्पीरियलिज्म है। हम यही बार बार जिस बात को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, ये साम्राज्यवाद है, इसका नाम साम्राज्यवाद है। भगत सिंह ने बहुत पहले, आपको याद होगा, साम्राज्यवाद शब्द का बार बार इस्तेमाल किया अपने लेखों में। ये साम्राज्यवाद है जिसमें जो बड़े ताकतवर मुल्क हैं वो डिक्टेट कर रहे हैं आपको कि आपको ये खरीदना है और ऐसे, और आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप और कुछ कर नहीं सकते। क्या इस मामले में रशिया भारत जैसे मित्र की मदद नहीं करेगा, जो रशिया से खरीद भी रहा है, रशिया को फ़ायदा भी है, अपना तेल बेच रहा है वो, और हम एक बहुत बड़ी मार्केट है, तेल खरीदते रहेंगे, और रशिया जो जिस रेट पे दे रहा है वो हमें भी सूट करता है। तो इस मामले में रशिया साथ हमारे आकर के हमें बेल आउट नहीं करेगा किसी तरह। देखिए, आज का जो रूस है वो, वहाँ भी बड़े जो धनपति हैं, धन कुबेर हैं, उनके हाथ में एक ओलिगार्की है जो पुतिन के पीछे खड़ी हुई है। उसी तरह से अमेरिका के अंदर आप देखते हैं तो इनका जो आपस में जो टकराव है वहाँ भी सौदेबाजी होगी। वो भी ये देखेंगे कि हमें भारत को किस हद तक अपने साथ लाने में फ़ायदा है, किस हद तक उसके साथ सौदेबाजी में फ़ायदा है, तेल किस कीमत पे उसको बेचें। यहाँ मदद का कोई सवाल नहीं है इस दुनिया में। रूथलेस है ये, बिल्कुल बाजार है ये। यहाँ बड़ी सीधी सी बात है, और ये बाजार भी उस तरह का बाजार नहीं है जहाँ आप अपनी इच्छा से जा करके कुछ खरीद सकें। नहीं, यहाँ तो डिक्टेशन चल रही है, तो आपके पास कोई चारा नहीं। आपने कहा
नाम जिसका फ्री मार्केट इकोनॉमी रखा गया, वहां गर्दन पकड़ के बाजू मरोड़ के काम करवाया जा रहा है। फ्री मार्केट कोई नहीं है। फिर कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? सिर्फ कुछ कॉरपोरेशंस का फायदा और सारी की सारी धन संपदा, प्राकृतिक संपदा कुछ घरानों के पास जमा हो जाना, सिर्फ यही है? कैपिटलिज्म का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो कहाँ है? बहुत पहले हेल्फर्डिंग ने एक बुक लिखी थी, इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, और उसने जो है ये दिखाया था कि किस तरह से अल्टीमेटली जो दुनिया की महाशक्तियां हैं, बड़ी ताकतें हैं, वो बिल्कुल डिक्टेटिंग पोजीशन में इसमें आती जा रही हैं, और जो आम जो पेरिफेरल वर्ड है और आम आदमी है वो इससे बिल्कुल पूरी तरह से बाहर हो गए। सेंटर स्टेज हिल्फर्डिंग के समय में उन्होंने कैप्चर कर ली थी। ये किस सन की बात है? ये है 19वीं सदी के लगभग अंत की बात है। ओके, 20वीं सदी की शुरुआत हो रही है। हाँ, शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक पहले, नेपोलियनिक वॉर्स। हाँ, जिसमें हेल्फर्डिंग ने ये उसने पूरा इसका खाका एम्पिरियलिज्म का जो है सामने रखा था। उसने बताया कि किस तरह से, और उसने कैलकुलेशन भी की थी कि हम आज हमारी दुनिया, उसने कहा था कि एक ऐसे स्तर पे आकर के खड़ी है या किसी को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मशीनें सब कुछ तैयार करके आपके डोर स्टेप के ऊपर देंगे। उसने टेबल बनाया था और उसने कहा था कि जो इसमें जो रुकावट है दुनिया के अंदर, वो ये ढांचा है दुनिया का, कैपिटलिज्म, बाजार के ऊपर आधारित, जिसके अंदर एक नकली एक क्रंच पैदा किया जा रहा है, आर्टिफिशियल क्रंच पैदा किया जा रहा है, एक दबाव बनाया जा रहा है। दबाव ही नहीं, मतलब ये क्रंच इसलिए हो रहा है कि उसको फैलने के लिए फोर्सेस को जगह ही नहीं मिल रही है। आप एक गमले के अंदर अगर एक पाम ट्री लगा देंगे तो वो इतना सही रहेगा, बोनसाई रहेगा। तो हम बोनसाई दुनिया में जी रहे हैं। हम उसको जो पूरा इकोनॉमी को फैलने का मौका मिलना चाहिए, वो मौका तब मिलेगा जब आम आदमी के पास क्रय शक्ति होगी, बाजार फैलेंगे, प्रोडक्शन फैलेगा, उसके साथ उसको जगह ही नहीं मिल रही है। हो ये रहा है कि जो प्रोडक्शन हो भी रहा है उसके भी एक हिस्से को नष्ट करना पड़ रहा है। यूक्रेन के अंदर कितना गेहूं नष्ट हुआ है वॉर से, कितना नुकसान हुआ है। ये जो वॉर्स हैं इनसे कितना नुकसान हो रहा है, और इसके साथ साथ जो तमाम उत्पादन का और तमाम वितरण का जो प्रसार होना चाहिए दुनिया में, वो नहीं हो पा रहा है किसी भी तरह से। भारत की डेमोक्रेसी के बारे में आपकी क्या राय है? भारत की डेमोक्रेसी के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसको कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी तो है ही, लेकिन कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी होने के साथ साथ भी ये अपने जन्म से ही अपंग है पूरी तरह से। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती थी। 1947 का जो बंटवारा है उसने ये तय कर दिया था कि जितने भी स्टेट पार्टीशन से पैदा हो रहे हैं, पार्टीशन से बन रहे हैं, ये सब अपंग होंगे। ये सब स्टेट्स जो हैं कभी भी अपनी जनता को डेमोक्रेसी नहीं दे पाएंगे। ये स्टेट्स जो हैं ये जिस नोशन के ऊपर खड़े हुए थे, क्या वो नोशन थी यहाँ एक पाकिस्तान तो सीधे सीधे एक इस्लामिक राष्ट्र बन ही गया था घोषित रूप से। जो बचा था वो बाय डिफॉल्ट एक भगवा राष्ट्र बन गया, जिसके ऊपर इन्होंने पर्दा डाला। इन्होंने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हालांकि उस समय भी ये धर्मनिरपेक्ष नहीं था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये अपने असली रंग में आता गया। आज ये खुल के कहा जा रहा है, ऑफिशियली कहा जा रहा है, सरकारी तौर पे कहा जा रहा है कि हम एक हिंदू राष्ट्र। तो ये अपने असली रंग में सामने आ गया। तो ये जो धर्म पे आधारित, लेकिन खुल के तो नहीं कहा जा रहा अभी कि हम हिंदू राष्ट्र हैं या भगवा राष्ट्र हैं। अभी मोदी साहब ने कहा कि वी आर डेमोक्रेसी, और हम तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। मोदी साहब तो एक, जैसे मैं कहूँगा कि सांप की तरह से वो दो जुबान में बात करते हैं। एक ही साथ एक बात कहेंगे, एक ही साथ दूसरी बात कहेंगे। एक ही साथ कहेंगे कि हम लोगों को कपड़े से पहचान लेते हैं, वेशभूषा से पहचान लेते हैं, दूसरी तरफ कहेंगे नहीं नहीं हम तो सबके लिए हैं और सबका साथ सबका विकास। वो दो ज़बान में बात करते हैं, और ये उन्हीं की बात नहीं है। दुनिया में जितने भी फांसीवाद के नेता हुए हैं, चाहे आप हिटलर को लें, मुसोलिनी को लें, वो सभी इस तरह से दो ज़बान में बात करते हैं, जिससे जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी जाए। जनता को यही ना पता चले कि हो क्या रहा है, कौन क्या कह रहा है। तो मुसोलिनी तो कहा करता था, ये मुसोलिनी कहा करता था कि हम फांसीवादी हैं, और हमारा तो जो उसका मंत्री था गोएबल्स, वो कहता है कि 100 तरह की बात करो जिससे जनता पूरी तरह से भ्रमित हो जाए, उसको समझ ही ना आए क्या है। और मुसोलिनी कहा करता था कि इतनी भाषाओं के अंदर बोलो कि जनता को बात ही। मोदी साहब जब बात करते हैं तो लगता है कि कोई लेफ्टिस्ट लीडर बात कर रहा है, जो जनता की बात कर रहा है। जो मुहावरा है उनका, जो
जब वो संबोधन करते हैं तो वो लेफ्ट, ऐसा लगता है कि लेफ्ट का लीडर बात कर रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश में जो लेफ्ट के लीडर रहे हैं, है ना, वो इतने राइट विंगर रहे हैं कि उनके मुकाबले में मोदी जी भी लेफ्ट के लीडर लग रहे, तो उनकी बात भी लेफ्ट की बात लगने लगी है। मैं इसलिए, देखिए, कुछ तो वजह है कि भारत को ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, और बाहर निकल के तो बहुत ज़्यादा इस बात का लिहाज रखा जाता है कि बुद्ध की धरती, महात्मा गांधी की धरती बताया जाए, कहीं से भी गोडसे सावरकर की धरती ना लगे और धार्मिक राष्ट्र ना लगे। देखिए, इतिहास के ना कुछ अनुभव हैं और वो इनको भी पता है, इनको बहुत, इनके जो थिंक टैंक्स हैं उनको पता है, इनको अभी आज भी इस बात का डर है कि कहीं एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस नीचे से ना आ जाए लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से। हिंदू राष्ट्र कहने से कुछ नहीं होगा, उसका एसेंस जो है वो तो अडानी राष्ट्र ही रहेगा ना। आप उसको ऊपर से मुलम्मा जो भी लेकिन पहना जनता दें, कहाँ ये बात समझती, वो तो कुंभ में खुश है। जनता तब तक नहीं समझती जब तक आप उसको वास्तव में उसको एक अमली जामा नहीं पहना देते। अगर आज आप उसको एक अमली जामा पहना दें तो जनता का ध्यान फिर वहां जाएगा। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा तो जनता को क्या तकलीफ है? अगर आज भारत को आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें तो वो तो हो गया, फिर तो आपका वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं। फिर जनता का ध्यान कहाँ जाएगा? फिर जनता का ध्यान बेरोजगारी पे जाएगा, महंगाई पे जाएगा, फिर उसके एसेंस पे जाएगा हिंदू राष्ट्र के। तो वो भी ये नहीं चाहते कि उसके तुरंत ही ये तो आज आपने हिंदू राष्ट्र घोषित किया, ये तो कल से ही एजेंडा शुरू हो जाएगा ना। लोग कहेंगे कि भाई ठीक है, अब तो हिंदू राष्ट्र बन गया, बताओ बेरोजगारी कैसे हल होगी। बात ये है कि जो एसेंस है सोसाइटी का या स्टेट का, अल्टीमेटली दैट वुड प्रिवेल। आज ये क्या कर रहे हैं? आज ये हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व और ये सब बातें करके उसके ऊपर पर्दा डाले हुए हैं। आज ये कह रहे हैं कि देखिए, आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं, उनके जो दोषी हैं और उनकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेशियों की है, रोहिंग्याज की है, मुस्लिम्स की है। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें तब उसके बाद क्या कहेंगे, ये बात इनको भी पता है। तो ये एक रॉक से टकरा जाएंगे जाकर के, इनका शिपरैक हो जाएगा, इनको पता है। इसलिए ये कोई इसको हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित करना चाह रहे हैं, ये यहीं इसको सिचुएशन को बनाए हुए, लटकाए हुए हैं, जिससे जो समस्याएं हैं उसके लिए किसी और को स्केयरक्रो बनाया जा सके। स्केयरक्रो को क्या कहते हैं हिंदी में? मतलब उसको एक काक डरावा बनाया जा सके, जिसको हम खेत में खड़ा कर देते हैं ना कौवों को डराने के लिए, तो उस तरह का काक डरावा बनाया हुआ है उसको कि ये हमने खेत में खड़ा कर दिया, अब ठीक है, लोग जो हैं इसको देख करके डरते रहेंगे। बस इतना है। ये कोई हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट क्या है, आप मुझे बताइए। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट जो है अपने आप में, जो धर्म के ऊपर आधारित कभी भी कोई राष्ट्र नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है, राष्ट्रीयता धर्म के ऊपर आधारित नहीं हो सकती। राष्ट्रीयता के पैमाने और हैं, राष्ट्रीयता के पैमाने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, कल्चर है, कॉमन हिस्ट्री है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज बहुत बड़ा मामला है। तो जब आप हिंदू कहते हैं तो हिंदू राष्ट्र, उसकी लैंग्वेज क्या है? क्या लैंग्वेज होगी उसकी? हिंदी होगी? हिंदी तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सबसे पहले तो मराठा लोग आ जाएंगे सामने, वो कहेंगे मराठी होगी, जो सबसे बड़े हिंदू अपने आप को कहते हैं। हिंदी तो, हिंदू हिंदुस्तान नहीं होगा। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये जब तक हवा में लटक रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही जमीन पे उतरता है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, इसका तो चारों तरफ से विरोध शुरू हो जाता है। दक्षिण के लोग मानने को तैयार नहीं है हिंदी को किसी भी तरह से। तो ये इसीलिए ये भी सचेत है इसके लिए। आजकल कुछ पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने लगे हैं। देखिए, कहते रहे वो कहते रहे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये खुद भी रियलाइज कर रहे हैं इस बात को कि ये जो है ये इनको शिपरैक की तरफ ले जाएगा, इनका हिंदुत्व जो है। इसलिए इन्होंने भी अपनी वोकेबलरी चेंज कर दिया। अभी हाल ताल में जो वोकेबलरी है वो नई वोकेबलरी आ रही है। अब सनातन कह रहे हैं, अब हिंदू नहीं कह रहे हैं, अब हिंदू राष्ट्र की बात को पीछे डाल रहे हैं। एक नई आवाज आ रही है कि हम तो सनातन। वो तो इसलिए है क्योंकि हिंदू शब्द फारसी का शब्द है और वो मुसलमानों ने दिया था। लेकिन कल तक तो हिंदू राष्ट्र ही चल रहा था, अब तक तो हिंदू राष्ट्र ही चल रहा था। अभी हमने अपनी बातचीत में भी हिंदू राष्ट्र का इस्तेमाल किया। तो अब इनको जैसे जैसे रियलाइज कर रहे हैं कि हिंदी नहीं जोड़ सकती, हिंदू शब्द से नहीं जोड़ सकते, हिंदुस्तान के नाम से नहीं जोड़ सकते, तो क्या करें? अब हम सनातन हैं, तो सनातन से भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि सनातन से इसलिए काम नहीं चलेगा, इस हिस्ट्री को आप कैसे झुटलाओगे कि आर्यंस तो बाहर से आए हैं, आप सनातन नहीं हैं। अब तक कह रहे थे कि बाबर जो है वो विदेशी हैं, अब वो बात आने लगी कि भाई जिसको आप जो है पूरा अखंड भारत का करें, बाबर तो यहीं से आए हैं, वो तो यहीं के हैं, काबुल से आए हैं, अखंड भारत का हिस्सा है।
अखंड भारत के हिस्सा हैं वो तो कोई भी बात नहीं चल रही है। दरअसल क्या था, ये जो पार्टीशन था 47 का, इसने ये जो जिन देशों को जन्म दिया, पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ, फिर बांग्लादेश बना, इसमें एक बड़ी त्रासदी ये हुई कि जो नेशनलिटीज़ थी, जो राष्ट्रीयताएं थीं, उनको तो टुकड़े कर दिया। जैसे कश्मीरी राष्ट्रीयता थी, उसको 2 टुकड़े कर दिया, पंजाबी राष्ट्रीयता को 2 टुकड़े कर दिया, बांग्ला राष्ट्रीयता को 2 टुकड़े कर दिया, और जो अलग अलग राष्ट्रीयताएं थी, जो बेमेल राष्ट्रीयताएं थी, उनको फौज के दम पे एक कर दिया, उनको एक कर दिया कि ये यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, वो पाकिस्तान हो गया, और फिर ये बांग्लादेश हो गया। तो इनके अंदर जब तक ये फौजी दमन और ये सारा टिका हुआ है, तो ये तमाम मुल्क जो हैं ये टिके हुए हैं। भारत पाकिस्तान एक हो जाएगा कभी? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये इस बात को प्राइम पॉलिटिकल एजेंडे पे नहीं लिया गया है। ये लिया जाना चाहिए, और आमतौर से कह दिया जाता है कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि ये हमारा टॉप एजेंडा होना चाहिए। जो लोग इंसानियत के लिए लड़ना चाहते हैं, जो लोग इसके खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये निश्चित रूप से हमारी सारी जो समस्याएं आज हैं वो इस पार्टीशन में धंसी हुई हैं, और इस पार्टीशन को उल्टे बिना, इनको एकजुट किए बिना वापस इन समस्याओं का हल नहीं हो सकता। सबसे बड़ी समस्या जिसको हम बचपन से सुनते आते हैं, किसी भी समस्या को कह दीजिए कश्मीर की समस्या हो गई। कश्मीर की समस्या की जड़ 47 के पार्टीशन में है। जब तक सबसे पहले ये कश्मीर के दोनों हिस्से एकजुट नहीं होंगे, ये पूरा कश्मीर एकजुट नहीं होगा, कश्मीर की समस्या हल नहीं होगी। जब तक भारत और पाकिस्तान एकजुट नहीं होंगे, ये समस्या हल नहीं, कश्मीर की समस्या हल नहीं होगी। तो कश्मीर की समस्या का मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, उसका अपने आप में हल ये है कि दोनों कश्मीर एकजुट हों, और वो तभी एकजुट होंगे जब भारत और पाकिस्तान एकजुट हों। तो इसको क्या शांतिपूर्ण एकजुटता भारत पाकिस्तान का वापस आना, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ पॉलिटिकल इलीट हैं जो बारी बारी से प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति बनते रहते हैं। यहाँ पर भी पॉलिटिकल इलीट पार्टीज़ हैं जो बारी बारी से सोचती हैं, उम्मीद करती हैं कि चलो इस बार इनके पास चला गया, अगली बार हमारा चांस आ जाएगा, हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो जो सत्ता के भूखे लोग हैं दोनों तरफ, वो घराने क्यों चाहेंगे कि भारत पाकिस्तान का जनमानस एक हो जाए? क्योंकि उससे बहुत सारी जो इन्होंने अपने लिए पोजीशंस बनाई हैं, और जनता के, टैक्स पेयर के खून पसीने के पैसे से आलीशान जिंदगियां ये लोग जीते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। वो मतलब 50% कटौती हो जाएगी उसमें। तो अब बड़ा मुश्किल है, ये तो कभी नहीं हो सकता। मज़े की बात यह है कि इतिहास जो है वो अपने जो बड़े फैसले, निर्णायक जो उसके फैसले हैं, उनको जनता की इच्छा पे नहीं छोड़ता। जनता किसी तरह से सोचती रहे, किसी तरह से सोचती रहती है, लेकिन अल्टीमेटली इतिहास की ये जो अंधी ताकतें हैं, जो अंडर करंट्स हैं, जो काम करते रहते हैं, जैसे ज्वालामुखी के नीचे लावा इकट्ठा होता रहता है और वो हमें दिखाई नहीं देता, तो ये जो अंडर करंट्स हैं, असल में ये इतिहास की वास्तविक चालक शक्तियाँ होती हैं जिनसे इतिहास बनता है, इतिहास काम करता है। लोगों की इच्छा पे छोड़ दिया जाता तो लोग तो एक चीज़ को इधर से उठा के इधर रखने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं जैसा है वैसा ही चलने दो, किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं। इतिहास ही ये तय करता है। तो इतिहास ये तय कर रहा है कि हमारी समस्या, हम देख रहे हैं पिछले इतने सालों से, दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि ये तमाम समस्याएं जिनको 47 के पार्टीशन ने पैदा किया था, ये उलझती जा रही हैं। उत्तर पूर्व का सवाल उलझ रहा है, कश्मीर का सवाल उलझ रहा है, राष्ट्रीयताओं का सवाल उलझ रहा है, जातिवाद का सवाल उलझ रहा है, महिलाओं का सवाल उलझ रहा है। तमाम तरह के जो सवाल हैं जो 47 के पार्टीशन से पैदा हुए थे, वो उलझते चले जा रहे हैं, और उनके सुलझाने का कोई रास्ता इन शासकों के पास नहीं, ना पाकिस्तान के शासकों के पास है, ना बांग्लादेश के, ना भारत के शासकों के पास। इनकी जो राइवलरी है आपस में, वो बढ़ती जा रही है, और उस राइवलरी को लेकर के आप देखिए कि खरबों रुपए के हथियार तीनों मुल्क खरीद रहे हैं। बांग्लादेश जैसे देश जिनके पास खाने के लिए, वहाँ लोगों के पास रोटी नहीं है, इतने गरीब मुल्क हैं। भारत भी अपने आप में इसी तरह का मुल्क है, बहुत ही गरीब मुल्क है। 1/3 जनता, ऑक्सफैम के आंकड़ों के मुताबिक जो है 29% लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, लेकिन राफेल खरीदे जा रहे हैं और लगातार खरीदे जा रहे हैं। अब अमेरिका से खरीद होगी, और ये जो इसके जो वॉल्यूम्स हैं इस खरीद के, वो हैरान कर देने वाले हैं, और पाइलअप हो रहा है, और ये मौत का सामान इकट्ठा किया जा रहा है दुनिया के। तो ये जो मामला है, ये कैसे हल होगा? ये एक ही तरह से हल होगा कि ये राइवलरी कैसे खत्म हो सकती है।
राइवलरी खत्म होगी तो इसकी ज़रूरत खत्म होगी, फ़ौजों की ज़रूरत खत्म होगी। हमें समझा दिया जाता है कि जी फ़ौजें हमें सुरक्षा दे रही हैं। नहीं, फ़ौजें किसी को भी सुरक्षा नहीं देती। फ़ौजें तो मारकाट करने के लिए, उन्हीं से तो सुरक्षा को खतरा है। दुनिया की सुरक्षा को खतरा किस चीज़ से? उन्हीं फ़ौजों से है। तो ये जो फ़ौजें हैं, फ़ौजी साजो सामान है, तमाम ये राफेल जेट और ये सब हैं, टैंक तोप हैं, इन सब की ज़रूरत तभी खत्म होगी जब ये बॉर्डर्स खत्म होंगे। तो ख़ास तौर से जो 47 का जो पार्टीशन है, उसके मैं कहूँगा कि उसको 2 स्टेज में हमें उलटना है। फिज़िकली तो जब उल्टा जाएगा, लेकिन मानसिक तौर पे हम उसे खारिज करें। ये जो बँटवारा है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इसका जो लोकल रिफ्रैक्शन है हिंदू मुस्लिम के बीच में, इसे तोड़ा जाए। कैसे? काली ताकतें इसे मजबूत बनाना चाहती हैं। देखिए, इसको सबसे पहले मानसिक तौर पे तो ये तोड़ा जाए कि जो 47 का पार्टीशन है उसको हम नकार दें। हम पहले तो ये समझें कि 47 में ये जो बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि हमें आज़ादी मिल गई, आज़ादी नहीं मिली। ये मानव इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी त्रासदी है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ये तो 47। कंगना रनौत भी कहती है कि हमें 47 में आज़ादी नहीं मिली, आप उसी के साथ खड़े हैं। नहीं, कंगना रनौत तो कुछ और कह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि 2014 में हमें आज़ादी मिली। वो तो अच्छा। ये भी साथ में जोड़ रही हैं। वो तो उसके बरक्स कह रही हैं कि आज़ादी नहीं मिली। तो 47 में हुआ क्या? 47 में पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है उसका कम्युनल पार्टीशन हुआ। सांप्रदायिक तौर पे उसको जो है 2 हिस्सों में काट दिया गया, और 2 हिस्सों में नहीं 3 काटा गया, हिस्सों में। 3 हिस्सों में। जो मैंने कहा कि कश्मीर, पंजाब और बंगाल 3 जगह पे, जैसे उसकी आत्मा को काट दिया गया। और इसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी, जिसमें 20 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग बेघर हुए, तमाम तरह के क्राइम्स लोगों के साथ हुए, तो उसको हमें समझना है कि ये कोई खुशी मनाने का दिन नहीं है 15 अगस्त। ये तो सबसे ज़्यादा हमें दुख ही होना चाहिए इस दिन पे कि हमारी आत्मा को काट दिया गया, हमें बांट दिया गया। और ये बांटने का जो प्लान था ये लोगों का थोड़ी था, लोग थोड़ी बांट रहे थे। लोगों को तो हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। ये प्लान तो ब्रिटिश प्लान था, सब जानते हैं इस बात को। आज भारत की डेमोक्रेसी का सवाल जो है वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या ये परोपकारी राष्ट्र राज्य बन सकता है, कल्याणकारी परोपकारी, जिसमें जनता के बुनियादी सवाल, जनता अपनी खून पसीने की कमाई का बड़ा भर भर के टैक्स दे रही है, और उस टैक्स के बदले वो क्या चाहती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यही उसको चाहिए। इससे ज़्यादा वो कहीं मांग भी नहीं रही है। तो ये जो बुनियादी बात है, ये भारत की डेमोक्रेसी उसको दे सकती है क्या भारत के लोगों को? या बस वो कमा करके सरकारों को देते रहेंगे और वो झुंझुना पकड़ाया जाएगा कि 12 लाख वालों को टैक्स में राहत मिल गई है। 12 लाख तक है कितने टैक्स में राहत? 12 लाख वाली ना भी मिलती, लेकिन जीएसटी में मेजर राहत मिल जाती तो बहुत बड़ी राहत आ जाती। जी, ये जो पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है जो तमाम देशों में खड़ा हुआ है, इसमें एक जो सबसे बड़ी खामी हमें दिखाई देती है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बोझ आम आदमी के ऊपर है। और वो इसलिए कि देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से ये बात समझाना चाहता हूँ कि नमक आप भी उतना ही खाती हैं और टाटा भी उतना ही खाता है, और एक जो रिक्शा चलाने वाला है वो भी उतना ही खाता है। उसके ऊपर वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है अपनी इनकम से, आप भी अपनी इनकम का उतना हिस्सा टैक्स के रूप में नमक पे दे रही हैं, और टाटा भी उतना ही दे रहा है। तो अगर इसको हम इनकम में ट्रांसलेट करें तो हमें पता चलता है कि रिक्शा वाला तो बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है, उसके मुकाबले में टाटा कुछ भी नहीं दे रहा है। तो ये बड़ा अनजस्ट सिस्टम है, नंबर 1। नंबर 2, ये जितना भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है ये टैक्स है, ये फ़ी नहीं है। तो ये इनके हाथ में है कि टैक्स आपसे कलेक्ट कर लिया, अब उसको कहाँ खर्चें। आप देख सकते हैं पिछले तमाम समय में इन्होंने एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बहुत ही कम खर्च किया है, बहुत ही कम बजट का हिस्सा। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम मुल्कों की बात कर रहा हूँ। और जो है भी वो भी स्लैश होता जा रहा है, प्रोपोर्शनेटली स्लैश होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। और जो खर्च बढ़ रहा है वो लगातार डिफेंस के ऊपर, तमाम देशों में डिफेंस के ऊपर वो खर्च जो है वो ऊपर जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके चलते हम ये कैसे सोच सकते हैं, हम ये कैसे समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कोई चमत्कार होने जा रहा है? हम ये कैसे समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में किसी भी तरह से ये कोई कल्याणकारी मुल्क बन जाएंगे? बल्कि जो कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, उसको तो गुड बाय कह रहे हैं। अमेरिका के अंदर हेल्थ केयर के ऊपर जो खर्च है वो लगातार कम हो रहा है, और इस साल सबसे ज़्यादा स्लैश कर दिया जाएगा हेल्थ केयर के ऊपर जो खर्च है। वहाँ आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा उस हेल्थ केयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
वहाँ जो इस समय अमेरिका की जो डेमोग्राफी है उसमें आप देखेंगे जो बुजुर्ग लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ कम है, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है, और वो हेल्थ केयर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन हेल्थ केयर के ऊपर जो खर्च है उसको लगातार स्लैश किया जा रहा है वहाँ, और वहाँ भी यही हो रहा है। किस चीज़ के ऊपर खर्च बढ़ रहा है? हथियारों पे। सिर्फ अमेरिका को उतने हथियार नहीं चाहिए, अमेरिका पे हमला नहीं होना चाहिए, दुनिया भर में हथियार बांट रहा है, उसके ऊपर खर्च कर रहा है। गजा के अंदर हथियार बांट रहा है, यूक्रेन को हथियार दे रहा है, पूरी दुनिया को आर्म कर रहा है। तो इसके ऊपर ये जो खर्च हो रहा है ये अमेरिका कर रहा है। तो हम इन मुल्कों से, भारत की भी मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका की भी बात कर रहा हूँ, इन मुल्कों से हम ये उम्मीद बिल्कुल ना रखें कि किसी भी तरह से आने वाले समय में ये किसी भी तरह से शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, ये दूसरी चीज़ों पर खर्च करेंगे, बल्कि उल्टा हम देखेंगे इसके ऊपर खर्च घटता जाएगा। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो है ये फ्रीबीज बांट रहे हैं, इससे लोगों की काम करने की आदत कम हो रही है। जिस दिन जज साहब ये बात कह रहे थे वहाँ बैठ करके, उस दिन 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था शेयर मार्केट में। ये सब हो रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। 93 कंपनी ऐसे हैं जिनको 2022 से 24 के बीच में लगभग $1 बिलियन की एक्सपोर्ट कंपनीज को मोदी सरकार ने सब्सिडीज दी हैं, उनको बेल आउट दे रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के लिए सब्सिडीज दे अभी रहे हैं। अनिल अंबानी का इतना बड़ा कर्जा, हाँ, इतना बड़ा कर्जा घटा दिया गया, वो घटा दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ किया था, डीएमआरसी से उसको जो है हजारों करोड़ रुपए दिलवा दिए हैं। तो ये सारा, और इसकी कोई चिंता नहीं है। जो सरकार पैसे दे रही है, सब्सिडीज बांट रही है एक्सपोर्ट कंपनीज को, उसकी कोई चिंता नहीं है। कॉर्पोरेट को जो बांटी जा रही है बेल आउट पैकेजेस की कोई चिंता नहीं। फ्रीबीज आम लोगों को क्यों बांटी जाए? सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उनको खत्म किया जाए, उनके पीछे लगे हुए हैं कि उनको किसी तरह से जो है। सरकार के पास जो पैसा आता है जिससे वो फ्रीबीज बांटती है, वो कहाँ से आता है? देखिए, वो पैसा सारा इन्हीं लोगों का है, इन्हीं की मेहनत से आता है, इनके श्रम से आता है, जिनको फ्रीबीज बांटे जाने की बात है। मैं यही कहना चाह रही हूँ, इनका पैसा बैंक में जा करके सीधा चला जाता है धन्ना सेठों के एनपीए में, तब किसी को दुख नहीं होता, किसी मीडिया को भी दुख नहीं होता, सरकार प्रेमियों को भी दुख नहीं होता। लेकिन जैसे ही सरकार के पास टैक्स पेयर का पैसा वापस टैक्स पेयर के पास आता है, इसको फ्रीबी नाम देके बदनाम कर दिया जाता है। एक तो बदनाम कर दिया जाता है, दूसरा एक और मजेदार बात है कि सरकार पूरी तरह से, सरकारें ये दिवालिया हो चुकी हैं राजनीतिक तौर पे। इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है लोगों को बताने के लिए, देने के लिए, मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। ये जानते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते इकोनॉमी में, इसलिए क्या कर रहे हैं कि लोगों को ये ऑफर दे रहे हैं चुनाव में। एक कहता है कि मैं साइकिल दूंगा, दूसरा कहता है मैं लैपटॉप दूंगा, और इस तरह से अब हो ये रहा है कि जो रूलिंग क्लास के जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हिस्से हैं, समझदार हिस्से, उनके अंदर एक डर, खौफ पैदा हो गया है कि भाई ये तो आपस में कंपटीशन में जो है ये सारी इकोनॉमी को तबाह कर देंगे। तो एक तरफ तो वो जो इंटेलिजेंट हिस्से हैं वो ये सोच रहे हैं, पूरी रूलिंग क्लास ही उधर झुक रही है, वो कह रही है कि इस डेमोक्रेसी को ही ख़त्म करो। ये जो कंपटीशन करा रही है पार्टीज़ के बीच में, ये साइकिल और लैपटॉप का कंपटीशन हो रहा है, तो इसको डेमोक्रेसी को ख़त्म करो। और इसलिए आपने देखा पिछले समय में मोदी जी ऐसे ही सत्ता में नहीं आ गए, ट्रंप ऐसे ही सत्ता में नहीं आ गए, इनके पीछे पूरी जो रूलिंग क्लास है, जो पैसा देने वाले हैं, जो इनके चुनाव में पैसा लगाते हैं, जो इनके लिए प्रचार करते हैं, जो सब करते हैं, तो वो पूरी क्लास इनके पीछे आके खड़ी हो गई है। अमेरिका में इस समय अमेरिका के जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं, बड़े कॉरपोरेट हैं, उनका बड़ा हिस्सा ट्रंप के पीछे खड़ा हुआ है। बाइडेन से सपोर्ट हटा लिया उन्होंने, यहाँ कांग्रेस से सपोर्ट हटा के मोदी जी के पीछे सपोर्ट लगा दी है, क्योंकि मोदी जी उस तरह का फासिस्ट रजीम जो है उसकी तरफ कम से कम बढ़ सकते हैं। दिशा उधर है, ये ठीक है जो आपने अभी कहा कि अभी डेमोक्रेसी को पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें ज़रूरत भी नहीं है ख़त्म करने की। उन्होंने उसको अपना पायदान बना लिया है, पैरों के नीचे डाल लिया है, उसके ऊपर अपने पैर साफ कर रहे हैं। वो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ हिंदुस्तान के अंदर जो है, अब आप देख सकते हैं चुनाव और मतदान आप देख रहे हैं किस तरह से आरोप लग रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है। आप चुनाव के दौरान में देख रहे हैं, मैं देख रहा था कि जिस दिन अभी चुनाव का दिन था दिल्ली में, तो फ्रंट पेज का एडवर्टाइजमेंट छपा है बीजेपी का, तो बिल्कुल खुल के धज्जियां उड़ रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए किस तरह का एक दमनकारी जो रजीम है वो अस्तित्व में आ चुका है। जेएनयू के अंदर अभी दमन हो रहा है, जो बच्चे हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका दमन हुआ है। जामिया में अभी ताज़ा उदाहरण है, वहाँ एफआईआर कर दी गई है जामिया में। तो और मैं एफआईआर पढ़ के हैरान हूँ कि उसके अंदर क्या कह रहे हैं कि आप जो है पोस्टर लगा रहे हैं, आप नारे लिख रहे हैं, ये आरोप हैं जिसके लिए एफआईआर कर दी गई कि आप डिफेसमेंट कर रहे हैं।
और वाइस चांसलर जो है उनको जो नोटिस दे रहे हैं उसके अंदर पूरे सेक्शंस बता रहे हैं उसके। राजनीतिक चेतना युवाओं में ना हो, इसके लिए आम युवा तो वैसे भी कांवड़ में और महाकुंभ में लगा ही दिया गया है, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच रहे हैं उनके लिए भी ये है कि वो अपनी उन चार दीवारी के अंदर, कैंपस के अंदर सारा एक्टिविज्म जो उनका होता है वो बेचारा होता ही कितना सा है, लेकिन वो वहाँ पर वो भी ख़त्म हो जाए, उसके लिए हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये पैंतरेबाजी हो रही है और एकेडमिक काउंसिल्स उसी तरह से शेप ले रही हैं। कौन पढ़ेगा, किसको बाहर कर दिया जाएगा, ये चल रहा है। तो ऐसे में फिर जो हम कमा करके जनता के तौर पर सरकारों को दे रहे हैं तो बस वो सिर्फ धन्ना सेठों के लिए रहेगा। ये कितनी भी पैंतरेबाजी कर लें, सबसे बड़ी बात यह कि जो संकट आ रहा है जिससे ये पार पाने की कोशिश कर रहे हैं, उस संकट के बीच में जनता का रेडिकलाइजेशन, खासतौर से यूथ का रेडिकलाइजेशन, ये बिल्कुल तय है, हो रहा है। इसको कोई नहीं रोक सकता। आपको लगता है यूथ हमारा समझ रहा है सियासत? ये रेडिकलाइजेशन है जिससे डर के ये जेएनयू में और जामिया में दमन कर रहे हैं। ये रेडिकलाइजेशन है और ये रेडिकलाइजेशन आने वाले समय में और भी तेजी से होगा जैसे जैसे संकट बढ़ता जाएगा। आप एजेंसीज की भाषा बोल रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन हो रहा है। मैं ये रेडिकलाइजेशन क्या होता है, इसको अनपैक कर दीजिए थोड़ा। रेडिकलाइजेशन का मतलब है कि यूथ ये रियलाइज कर रहा है कि इस सिस्टम के अंदर अब कोई रिफॉर्म्स नहीं हो सकते। रेडिकलाइजेशन का मतलब है वो ये समझ रहे हैं कि ये सिस्टम जो है ये पुराना पड़ गया और इसको ख़त्म होना चाहिए और इसकी जगह एक बेहतर सोशल सिस्टम जो है उसको इसकी जगह लेनी चाहिए। ये वही है जिसका आह्वान जो है भगत सिंह कर रहा था। उसने अपना एक प्रोग्राम दिया था, HSRA का एक प्रोग्राम था और निश्चित रूप से भगत सिंह ये हिंदुस्तान नहीं चाहता था जो 47 के पार्टीशन से निकला, ये इसके जो एबॉर्शन से निकला हमारे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के, ये हिंदुस्तान नहीं चाहता था। वो तो पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर यहाँ मेहनत का जनता का राज चाहता था। भारत में क्या कोई ऐसा सुधार आ सकता है या बदलाव आ सकता है जो वैश्विक बदलाव से छिटक के अलग भारत के अंदर हो जाए? क्योंकि बातचीत से अब ऐसा लग रहा है कि जब विश्व ही एक तरफ ढुलक रहा है, जा रहा है और ये फ्री फॉल है, इसको रोका नहीं जा सकता, तो हम भी नहीं रोक सकते हैं। क्या भारत में किसी भी तरह का आर्थिक ऐसा सुधार हो सकता है जिससे कि भारत के ये पूरी जो भूभाग है ये भारत के लोगों के काम आए? दो बात इसमें मैं कहूँगा, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है कि भारत के अंदर, किसी भी देश के अंदर पूरी दुनिया की राजनीतिक स्थिति से या आर्थिक स्थिति से कट के कोई बदलाव हो। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि इस समय ये जो साउथ एशिया का ये जो इलाका है ये पूरी तरह से एक पाउडर केक बना हुआ है और इसके अंदर किस समय कहाँ विस्फोट हो जाए, किस समय हो जाए हम नहीं जानते। श्रीलंका और बांग्लादेश में हम ये विस्फोट देख चुके हैं, पाकिस्तान में तैयार है। बहुत बुरा हाल है हाँ, तो हम नहीं कह सकते। और पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा इस समय इम्बैलेंस्ड इलाका है, नंबर एक। नंबर दो ये कि इस समय पूरी दुनिया की जो स्थिति है वो ऐसी है कि उस पूरी दुनिया के अंदर, इससे बाहर भी कहीं भी विस्फोट हो सकते हैं। यूरोप के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा जनता के बीच में जो है रोष है, आक्रोश है। लंदन के अंदर किराए इतने बढ़ गए हैं कि लोगों की आधी से ज़्यादा इनकम किरायों में जा रही है, तो बहुत ज़्यादा रोष है पूरी दुनिया के अंदर। और भारत में अलग से कोई बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन पूरी दुनिया बदलाव के लिए तैयार हो रही है। इस समय हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले खड़े हुए थे। कैपिटलिज्म ये होने देगा? कैपिटलिज्म तो पहले भी नहीं रोक पाया। पहले क्या कर लिया इन्होंने? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत रशिया के अंदर जो है रिवोल्यूशन हुआ, अक्टूबर रिवोल्यूशन हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कितने कंट्रीज़ के अंदर जो है इस तरह से रिवोल्यूशंस हुए और सत्ताओं को उखाड़ के फेंक दिया गया। तो ये जो इस समय जो जिस ताकत के साथ ये दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं आक्रोश पनप रहा है लोगों के बीच में, ये पहले के इन दोनों दौर से और भी ज़्यादा है। और ये इसलिए भी ज़्यादा है, जो खतरा है वो बहुत बड़ा है। खतरा बहुत बड़ा है कि इस समय जो नाभिकीय युद्ध का खतरा है, एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा है, इसको आज मैं कह सकता हूँ कि ठीक है एक हिस्सा यूथ का और जनता का वो रियलाइज़ करा, बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन जैसे ही पहले पहले हमले होंगे आप देखेंगे उसके खिलाफ जो है बहुत बड़ा विरोध, बहुत बड़ा प्रतिरोध एकदम से दुनिया भर के अंदर होगा, सडन होगा। ये हमने जिस तरह का अभी मध्य पूर्व में देखा था 2011 में कि
रातों रात वहाँ तख्ते उलटते देखे हमने राजशाहियों के। उसी तरह का हम रिस्पॉन्स देखेंगे। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं यहाँ वो नहीं होगा कि एक जगह इनकलाब हो गया और फिर जो है दूसरी जगह आराम से दुनिया में शांति है। नहीं, यहाँ पूरी दुनिया के अंदर जो है वो रातों रात इस तरह से जो है वो फैल जाएगा। तो हम आज की जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ हम ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ किसी तरह का सुधार हो जाएगा, ये किसी तरह का जो कैपिटलिज्म है, जो वायलेंट कैपिटलिज्म है हमारे दौर का, जिसको इम्पीरियलिज्म कहते हैं, ये किसी तरह से सेंट कैपिटलिज्म में बदल जाएगा। तो ये वाले भ्रम सब दूर हो चुके हैं। और इसके सबसे बड़े जो भ्रम के मैं कहूँगा कि कैरियर थे उसके अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, तो वो एक तरफ जा कर के बैठ गए हैं। तो इतिहास हमें बता रहा है कि किस तरह से ये आगे का डेवलपमेंट होना है, आगे का विकास होना। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो? अंत में मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि इस समय पूरा जो वर्ल्ड कैपिटलिज्म है वो एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस के अंदर है। और ये जो अब से पहले एक स्टेबलाइजेशन का दौर दुनिया के अंदर रहा, जिसमें हमें लगने लगा कि कोई रेडिकलाइजेशन नहीं है, जैसे आप भी अभी कह रही थी कि आपको लग रहा है कोई रेडिकलाइजेशन है, तो निश्चित रूप से एक ऐसा दौर, ये लंबा दौर रहा कई दशकों का, ख़ासतौर से मैं कहूँगा कि 60 के दशक के बाद ना और 70 के दशक के बाद तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली स्टेबलाइज थी दुनिया। लेकिन वो स्टेबलाइजेशन गायब हो चुका है और उसका जो प्रमाण है, उसका जो प्रूफ है, वो यूक्रेन और गज़ा के रूप में हमारे सामने है। जो ब्रुटलिटीज़ गज़ा के अंदर हुई हैं उनका कोई वो नहीं है, अनप्रेसिडेंटेड है, उनका कोई पैरेलल नहीं है। तो ये सब देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये सब हमारी चेतना में, यूथ की जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर ये म्यूटेट होता जा रहा है, एम्बेड हो रहा है उसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि इसका मुझे वो टेल ऑफ टू सिटीज़ में वो औरत याद आती है जो बैठ कर के वो फंदे डाल रही है, स्वेटर बुन रही है ना। तो वो दिखा रहा है राइटर के उसके फंदों में जो है वो म्यूटेट होती जा रही है सारी ऐतिहासिक चेतना। तो वो ऐतिहासिक चेतना यूथ के अंदर जो है वो उसका म्यूटेशन हो रहा है, वो जा रही है उसके अंदर, और निश्चित रूप से ये आगे ट्रांसलेट होगी बगावतों। हम लोग जिस दौर में अभी खड़े हैं उसमें जब गज़ा का जो पूरा अभी आपने जिक्र किया, जब गज़ा हो रहा था तो सबसे शिद्दत से ये एहसास हो रहा था कि दुनिया अगर नेशन स्टेट्स में बटी हुई ना होती, ये बॉर्डर्स ना होते, तो इंसानियत को बचाने ज़रूर पहुंच जाती वहाँ पर। लेकिन क्योंकि दुनिया बटी हुई है, नेशन स्टेट्स हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, वीज़ा रिजीम हैं और बाकायदा फ़ौजी रोकथाम है, इस वजह से इंसान के काम नहीं आ पाया और इंसान को शैतान से बचा नहीं पाया। तो ये बात तो है कि नेशन स्टेट ने सेवा कम की है और अत्याचार ज़्यादा किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन बाउंड्रीज से इंसानियत के सरोकारों से दूर रखा गया। एक वक्त में इतिहास में हम देखते हैं कि नेशन स्टेट ने एक बहुत प्रोग्रेसिव इंक्यूबेटर का भी काम किया है, उसके अंदर बड़ा जो प्रोडक्टिव फोर्सेस उनका बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नेशन स्टेट्स के साथ साथ आया, उनके अंदर रियलाइज भी हुआ। लेकिन आज इनकी वो भूमिका खत्म हो गई, वो स्टीम आउट हो चुके हैं नेशन स्टेट। आज ये पूरी तरह से वायलेंस के, ब्लडशेड के, उसके जनरेटर बने हुए हैं। इकोनॉमिक कंसोलिडेशन के अलावा कुछ बचा ही नहीं है और इंसान की कोई वक़्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो चाहे किसी भी नेशन स्टेट को बिलोंग करता हो। तो बहरहाल ये बातचीत किसी जगह तो नहीं पहुंचेगी, थोड़ी समझ बेहतर बनाएगी हमारे दर्शकों की, और दर्शक बहुत नए तरीके से सोचना शुरू करें। हम सब लोग इस बारे में सोचें कि डेमोक्रेसी किसके काम आ रही है, ये लोकतंत्र किसकी सेवा कर रहा है। तो इसी के साथ आज की बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। हम दोबारा मिलेंगे आगे की बात करने के लिए। राजेश त्यागी जी, हम आपको सुनते रहते हैं आपके अपने कार्यक्रम में। अच्छा लगा आज आप हमारे साथ आए, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा जी मुझे बुलाने के लिए, बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया।